फर्स्ट लेक्चर है मेरा। मैं CSI नेट डिटेल में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कि मेम्ब्रेन बाउंड एंड फ्री राइबोसोम आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल बट डिफर ओनली एट गिवन टाइम इन द टर्म ऑफ एसोसिएशन विथ। मतलब क्या बोल रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम और फ्री राइबोसोम, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड, तो ER मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंडेड राइबोसोम और एक फ्री राइबोसोम जो साइटोसोल में प्रेजेंट होते ये दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मीन्स क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है सेम है, सेम, और जीनोटाइप भी सेम ही है। जीनोटाइप और स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली सेम है बट डिफर, एसोसिएशन टाइम पे ये डिफर है। तो ये किस लिए है, तो इसके अंदर इसका आंसर होगा नेसेंट प्रोटीन। नेसेंट प्रोटीन क्यों, क्योंकि HSP16 और HSP17 टू टाइप के हमारे पास चेप्रॉन्स मॉडल होते हैं। चेप्रॉन्स मॉडल बोर्ड पे समझाता हूँ इसमें कि हमारे पास HSP16 और HSP17 टू टाइप के हमारे पास चेप्रॉन्स मॉडल होते हैं। चेप्रॉन्स मॉडल ये किस लिए होते हैं, चेप्रॉन्स मॉडल ये जो अनस्ट्रक्चर्ड या फिर हम बोल सकते हैं जहां पर एक रॉन्ग फोल्डेड प्रोटीन जो होते हैं हमारे पास, रॉन्ग फोल्डेड प्रोटीन, इसको फोल्डेड करने के काम आता है ना। तो फर्स्टली जो HSP16 जो होता है करेक्टली फोल्ड करने के काम आता है, प्रोटीन को करेक्टली फोल्ड करने के काम हमारे पास HSP16 और HSP72 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, और जो कि किसी भी अनफोल्डेड प्रोटीन को करेक्टली फोल्ड करने। HSP16 जो होता है ये नेसेंट प्रोटीन के ऊपर बाइंड होते हैं। नेसेंट मीन्स जो HSP70 जो होते हैं ये नेसेंट प्रोटीन के ऊपर काम आते हैं। नेसेंट प्रोटीन पर बाइंड होकर उसको करेक्टली फोल्ड करते हैं, और HSP16 जो होता है, HSP16 ये ओल्ड प्रोटीन को फोल्डेड करने का काम करता है, ओल्ड फोल्डेड ना, और ये नेसेंट प्रोटीन को फोल्ड करने का काम करता है। प्रोटीन मतलब जो अभी राइबोसोम प्रोटीन बनकर निकले हैं उन दो उसके ऊपर बाइंड करता है और उसको करेक्टली फोल्ड करता है, तो इसलिए ये दोनों इन रिएक्शंस के बेस पर डिफरेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, फोर्थ, नेसेंट प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डाई यूज्ड इन द ग्राम स्टेनिंग इज। ग्राम स्टेनिंग में कौन कौन से डाई यूज करते हैं, ग्राम स्टेनिंग पास क्रिस्टल वॉयलेट्स का यूज। क्रिस्टल वॉयलेट जो होता है, क्रिस्टल वॉयलेट ये ब्लू कलर का होता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्टेन करने का काम आता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, इससे स्टेन हो जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर बस पेप्टिडोग्लाइकोन लेयर होती है। पेप्टिडोग्लाइकोन लेयर क्या करती है, ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब करती है और ब्लू कलर की या पर्पल कलर शो करती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होती है सेफ्रेनिन को यूज करती है और पिंक कलर की शो करती है। तो इसी प्रकार अगर हम देखें तो ग्राम स्टेनिंग में हमारे पास टू टाइप्स की डाई का यूज किया जाता है। फर्स्टली जो होता है हमारे क्रिस्टल वॉयलेट और सेकंड जो होता है हमारे पास सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन जो होती है पिंक कलर का शो करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और ये पर्पल कलर का शो करती है, पर्पल कलर से शो। तो इसका आंसर क्या हुआ, क्रिस्टल वॉयलेट। अब बाकी आंसर क्यों गलत है, मिथिलीन ब्लू का कोई यूज नहीं होता है इसमें, और रोडामिन भी यूज नहीं होता है, केस्मा ये भी कोई यूज नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
ईच ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज एक्टिवेटेड ओनली वंस दिस इज अचीव्ड बिकॉज, मतलब क्या बोल रहा है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है हमारे पास, रेप्लिकेशन हमेशा एक्टिवेटेड होता है ओनली वन टाइम पर। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर अपन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स कैन ओनली फॉर्म इन G1 and replication can only be initiated when pre-replication complex is assembled at the beginning of S phase। ये बिल्कुल करेक्ट है। वो क्यों? तो क्या होता है कि हमारे पास जैसी हम G1 कोई भी सेल साइकिल में हमारे पास G1 फेज होती है, S फेज होती है, G2 फेज होती है और एक M फेज होती है, 4 फेज होती है। तो G1 फेज जो होती है हमारे पास, ये किसी भी सेल की प्रिपरेटरी फेज होती है। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर वो प्रिपेयर होती है सारे आगे जितनी भी प्रोसेस होती है सेल के डिवीजन के लिए, साइटोकाइनेसिस के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर प्रिपेयर होती है, सारे कंपोनेंट्स को फॉर्म करती है। तो ये क्या करती है, ये G1 फेज में रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है, रेप्लिकेशन के कॉम्प्लेक्स को डीएनए पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पर बाइंड करवा देती है। पर ये स्टार्ट नहीं होता है। स्टार्ट कब होगा ये? जब इसको एस फेज के साइक्लिन एंड सीडी के एक्टिवेटेड करेंगे। मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक सिग्नल एक स्पेसिफिक प्रोसेस में एक स्पेसिफिक प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम आता है। तो ये इसलिए बोल रहा है कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स के G1 फेज में ही हमारे पास स्टोर्ड हो जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर लग जाता है और उसके बाद में ये एस फेज में स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास सही है। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। तो बाकी स्टेटमेंट क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन कैन ओनली बी इनिशिएटेड व्हेन प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स इज इंटैक्ट। नहीं, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स अगर इंटैक्ट हो तो ही हमारे पास रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कोई भी कंपोनेंट अगर एब्सेंट है तो भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। और रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के बाद में अगर कभी कुछ रेगुलर प्रोसेस के अंदर अगर कोई कंपोनेंट नहीं हो तो वहाँ पर हमारे पास म्यूटेशन के चांसेस आ सकते हैं। तो म्यूटेशन आ सकता है पर रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स इंटैक्ट हो ये पॉसिबल नहीं। रेप्लिकेशन कैन ओनली बी इनिशिएटेड व्हेन अनफॉस्फोराइलेटेड रेटिनोब्लास्टोमा इज प्रेजेंट। आरबी का मीन्स क्या होता है? रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है? रेटिनोब्लास्टोमा हमारे पास E2F एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, डीएनए से बाउंडेड होता है। और रेटिनोब्लास्टोमा जो होता है इसकी एक्टिविटी को रोकता है। रेटिनोब्लास्टोमा जो अनफॉस्फोराइलेटेड अगर स्टेट में हो तो वहाँ पर ये पहली बात तो रेटिनोब्लास्टोमा जो होता है G1 फेज के लिए रिक्वायर्ड होता है। और यहाँ पर बात की गई है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, रेप्लिकेशन के प्रोस्पेक्ट में यहाँ पर बात की गई है। तो रेटिनोब्लास्टोमा जो होता है, मैं फिर भी एक आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है? E2F पर बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करके रखता है। E2F क्या होता है? हमारे पास एक प्रकार का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि डीएनए से बाइंड होता है और G1 साइक्लिन और CDK को एक्टिवेट करता है। साइक्लिन और CDK को एक्टिवेट करता है। G1 साइक्लिन CDK को एक्टिवेट करने के बाद में ये एस फेज के साइक्लिन को एक्टिवेटेड करते हैं। एस फेज के साइक्लिन को एक्टिवेट करते हैं। तो अगर ये अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में हो तो हमारे पास G1 साइक्लिन भी एक्टिवेटेड नहीं होगा और एस फेज साइक्लिन भी एक्टिवेटेड नहीं होगा। एस फेज साइक्लिन एक्टिवेटेड नहीं होगा तो हमारे पास रेप्लिकेशन जो होता है ये स्टार्ट नहीं हुआ। रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स जो G1 फेज के अंदर हमारे पास डीएनए के ऊपर बाइंड होने वाला था वो भी वहां पर बाइंड नहीं हो पाएगा। तो ये सारी प्रोसेस नहीं होंगी, तो ये तो गलत ही है। प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स कैन ओनली फॉर्म इन द एस फेज। मैंने अभी बताया ऊपर कि G1 फेज में हमारे पास प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, बट स्टार्ट जो होता है हमारे पास एस फेज में होता है। इसका कारण क्यों? क्योंकि वहां पर एस फेज में हमारे पास स्पेसिफिक साइक्लिन और CDK का फॉर्मेशन होता है जो कि G1 फेज के साइक्लिन CDK करते हैं। और एस फेज के साइक्लिन और CDK जो होता है रेप्लिकेशन के कॉम्प्लेक्स को स्टार्ट करते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। ये क्वेश्चन आपको समझ अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैव मच हाइगर रिजोल्यूशन देन एनी टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप बिकॉज। क्यों? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों हायर रिजोल्यूशन दे रहा है? रिजोल्यूशन पहली बात तो है क्या? रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है? आपको एक व्हाइट बोर्ड पे समझ। रिजोल्यूशन जो होता है हमारे पास R होता है। रिजोल्यूशन को जो होता है हमारे पास R से डिनोट करते हैं रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन जो होता है हमारे पास
डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डी क्या होता है हमारे पास? डी हमारे पास होता है रेजोल्यूशन फैक्टर होता है, फैक्टर है। अब डी की वैल्यू क्या होती है? डी हमारे पास क्या होता है? लेमड़ा 0.61 अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर ना। तो डी जो होता है हमारे पास रिजोल्यूशन पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? लेमड़ा इज इक्वल टू क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ एन ए क्या है हमारे पास? न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर है। और न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है हमारे पास? जब कोई भी लेंस, जब हम किसी लेंस को यहाँ सर माइक्रोस्कोप का माइक्रोस्कोप बना रहा हूँ, तो माइक्रोस्कोप जब हमारे पास लाइट के ऊपर देखता है तो इसका एंगल जो होता है, ये किस एंगल पर हायर रेजोल्यूशन देगा या फिर अच्छी पिक देगा, तो ये एंगल उस पर डिपेंड करता है। ये एंगल न्यूमेरिकल अपर्चर पर डिपेंड करता है। तो हमने क्या देखा? जो डी है, डी हमारे पास किस किस बातों पर डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ पर और न्यूमेरिकल अपर्चर पर। तो अगर मैं इसको इसमें रखूँ, आर इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर, तो ये ऊपर जाएगा तो आर इज इक्वल टू न्यूमेरिकल अपर्चर अपॉन लेमड़ा 0.61। लेमड़ा क्या बोला मैंने अभी? वेवलेंथ। ये फॉर्मूला बना। लेमड़ा मैंने क्या बोला? वेवलेंथ। मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन हमारे पास जितना हायर होगा, वेवलेंथ हमारी उतनी लोअर होगी। तो और यह न्यूमेरिकल अपर्चर जो होता है हमारे पास, इसका वाला हायर होगा। तो आप देखते हैं इसमें क्या को आंसर दिया है, ऑफ देयर हाइगर मैग्निफिकेशन। नहीं, मैग्निफिकेशन हमारे पास हाइगर उससे होने से तब नहीं है पर, क्योंकि पूछा गया है हमारे पास मैग्निफिकेशन, तो हम इलेक्ट्रॉन में भी कर सकते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन बढ़ा सकते हैं। तो इससे हम इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो गलत हुआ। द लेंस यूज्ड आर ऑफ मच हाइगर क्वालिटी का, कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज किया जाता है फॉर रिजोल्यूशन, और अच्छे रिजोल्यूशन के लिए ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस आर द ट्रू। मैंने अभी बताया कि रिजोल्यूशन जो होता है इसका न्यूमेरिकल अपर्चर अपॉन 0.6 लेमड़ा। तो ये लेमड़ा इज लेमड़ा मतलब क्या होता है? वेवलेंथ। तो जितनी हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ होगी उतना हायर रिजोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में वही पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हायर रिजोल्यूशन। हायर रिजोल्यूशन की बात की तो हमारे पास जितनी भी वेवलेंथ कम होगी, शॉर्टर होगी, उतना हायर रिजोल्यूशन होगा। फोर्थ वाला देख लेते हैं। द इमेज आर व्यू ऑन द स्क्रीन रेदर देन डायरेक्टली यूजिंग द आई पीस और ओक्यूलर लेंस। ऐसा कुछ, क्योंकि हमारे पास इसमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन बीम के बेस पर काम करता है, और ये इलेक्ट्रॉन बीम को डिटेक्ट करता है और रिजोल्यूशन के फॉर्मेशन इमेज को प्रोवाइड करता है रिजोल्यूशन। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हिस्टोन एसिटाइल एंड क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफिक रीजन ऑफ क्रोमेटिन बाय। तो पहली बात तो ये आती है कि स्टोन एसिटाइलेशन मतलब क्या होता है? स्टोन का एसिटाइलेशन। अब एसिटाइलेशन मतलब होता है रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स। रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स में होता है, कोड पे समझा देता हूँ। तो रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जैसे हमारे पास डीएनए का हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं। एक तो होता है सोलेनॉइड और दूसरा होता है हमारे पास जिगजैग। जिगजैग मॉडल, दो मॉडल होते हैं। और क्योंकि डीएनए क्या होता है, इन दो मॉडल के अंदर अपने आप को ढाल लेता है और प्रिवेंशन प्रिवेंशन करने के लिए किससे? जो भी हमारे पास एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस या फिर हमारे पास डीएनएस एंजाइम से, डीएनएस एंजाइम जो कि डीएनए को क्लीव ना कर दे, उससे बचाने के लिए बस सोलिनॉइड और जिगजैग मॉडल में खुद को ढाल लेता है। सोलिनॉइड जिगजैग मॉडल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोसोम्स के अराउंड, ये न्यूक्लियोसोम के अराउंड इस तरह से बाइंड कर जाता है। और जिगजैग मॉडल में हमारे पास इस तरीके से मॉडल होता है। सोलिनॉइड मॉडल क्या होता है? सोलिनॉइड मॉडल में हमारे पास एक सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल शेप में दिखाई देता है, और ये हमारे पास क्या होता है? जिगजैग शेप में दिखाई देता है। जिगजैग शेप में दिखाई देता है। और सिलेंड्रिकल मॉडल मीन्स क्या होता है? सिलेंड्रिकल मॉडल के अंदर हमारे पास जो सेंट्रल एक्सिस जो होती है हमारे पास, ये शो होती है, और इसमें सेंट्रल जो होती है, सेंट्रल एक्सिस, ये शो नहीं होती है।
मतलब अगर मैं बताऊँ आपको इस टाइप से राउंडली अगर देखें तो इसमें सेंट्रल एक्सिस, तो ये दो ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। और अगर हमको इस कॉम्प्लेक्स के जैसे ही बाइंड है हमारे पास न्यूक्लियोसोम, और हमको अगर कभी इसका डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो इसको ओपन करना होगा। और इसको ओपन करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स का यूज किया जाता है हम उसको रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स में है हमारे पास किसी भी डीएनए के न्यूक्लियोसोम, ये जो हमारे पास डीएनए के ऊपर wrapped होता है स्टोन प्रोटीन पर इस टाइप से, तो इसको ओपन कन्फॉर्मेशन में लाने के लिए हमारे पास यहाँ रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स का यूज किया जाता है। रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स का यूज, अब रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स में हमारे पास जो ये स्टोन होता है, स्टोन की एक एन टर्मिनल टेल होती है। एन टर्मिनल टेल पर या तो फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, या तो मिथाइलेशन। ये तीन टाइप की प्रोसेस होती है। तीन टाइप की प्रोसेस के हिसाब से इसकी रीमॉडलिंग डिसाइड होती है कि इसके लिए हम यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दो टाइप की प्रोसेस होती है। मतलब कि कॉम्पेक्शन या रिलैक्सेशन ऑफ डीएनए डिपेंड ऑन टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस, कॉम्पेक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉम्पेक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर मिथाइलेशन होता है। मिथाइलेशन मतलब होता है इनिबिशन ऑफ डीएनए का, डीएनए रेप्लिकेशन का इनिबिशन करना या फिर रेप्लिकेशन से रोकना। और रिलैक्सेशन मतलब क्या होता है यहाँ पर एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन हमेशा एक्टिवेशन को प्रमोट करता है। तब किसी भी डीएनए का हमको रेप्लिकेशन कराना हो या फिर अलग कोई भी प्रोसेस हो, जैसे ओपेरॉन मॉडल हो, ओपेरॉन मॉडल उनके बैक्टीरिया के अंदर तो न्यूक्लियो अपने हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, तो कोई भी अगर डीएनए का रेप्लिकेशन कराना हो तो रेप्लिकेशन कराने के लिए हमें उसको ओपन कन्फॉर्मेशन में लाना पड़ता है। और ओपन कन्फॉर्मेशन में लाने के लिए उसका एसिटाइलेशन रिक्वायरमेंट होता है। तो एसिटाइलेशन करने के लिए हमको क्या होता है कि किसी भी हिस्टोन प्रोटीन के एन टर्मिनल टेल पर एसिटाइलेशन की प्रोसेस होती है। एसिटाइलेशन हमेशा एक्टिवेशन को प्रमोट करता है। एसिटाइलेशन से ये ओपन कन्फॉर्मेशन में आता है। ओपन कन्फॉर्मेशन से यहाँ पर हमारे पास फिर डीएनए रेप्लिकेशन अगर बाइंड कर सकता है और रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पर जो हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है ये न्यूक्लियोसोम के अंदर दबी हुई होती है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी साइट्स को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो इसको ओपन कन्फर्मेशन में लाना बहुत रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पर आकर फिर डीएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है। तो ये क्वेश्चन में वही बोला है, स्टोन के एसिटाइलेशन और क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स। मैंने बताया आपको रिमॉडलिंग मतलब क्या होता है, इसको मॉडल को रिमॉडलेट करना, मतलब या तो ओपन कन्फर्मेशन में लाना या तो कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन में लाना। टू टाइप के होते हैं। तो स्टोन जो एसिटाइलेशन होता है, ये स्टोन एसिटाइलेशन हमेशा जीन के एक्टिवेटर प्रोटीन को ही एक्टिवेशन को ही प्रमोट करता है। तो जीन एक्टिवेटर प्रोटीन, ये हिस्टोन स्टाइलिश हमारे पास क्या होता है, जीन का एक्टिवेटर प्रोटीन होता है। स्पेसिफिक प्रमोटर सीक्वेंस नहीं, स्पेसिफिक प्रमोटर सीक्वेंस तो हमारे पास डीएनए में प्रेजेंट होती है। डीएनए प्रेजेंट होती है। प्रमोटर सीक्वेंस जैसे कि टाटा बॉक्स होती है, जीसी सीक्वेंस, कैट सीक्वेंस, ये जो कि +1 इनिशिएटर साइट की ओर प्रेजेंट होती है। इनिशिएटर साइट मतलब क्या होता है, जहाँ पर हमारे पास डीएनए का रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। और ये जो जितनी भी मैंने साइट्स बताई है, साइट जो होती है यहाँ पर पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है और रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। और फॉस्फोराइलेशन ऑफ स्टोन एसिटाइलेस, स्टोन एसिटाइलेस के ऊपर फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। स्टोन अगर फॉस्फोराइलेशन हो तो हमारे पास भले एक्टिवेशन को प्रमोट करेगा, पर यहाँ पर एसिटाइलेस की बात की तो एक्टिवेटर प्रोटीन होता है हमारे पास एक बार। डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स, ये तो हमारे पास एक प्रकार एक्टिवेशन प्रोटीन जो कि मैंने आपको बताया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑफ प्रोपेगेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमेलियन सेल इन विट्रो। मतलब क्या बोल रहा है कि कौन सी प्रोसेस, और सीएसआर नेट के अंदर कोई भी क्वेश्चंस को करने से पहले ये चीज देख लेना कि क्या पूछा है। यहाँ पर नोट पूछा है, तो नोट पूछा है मतलब क्या बोल रहा है कि कौन सी प्रोसेस प्रोपेगेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमेलियन सेल के लिए। इन विट्रो मतलब क्या होता है, इन विट्रो मतलब होता है कि लैब में ये प्रोसेस करना। और इन विवो मतलब क्या होता है, किसी भी एनिमल के अंदर प्रोसेस होना, तो उसको इन विवो बोलते हैं। लेबोरेटरिकल मेथड है ये,
और तो इसके लिए हम क्या होगा, ट्रांसफॉर्म सेल लाइन डू नॉट नीड एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ द सीरम टू ग्रो। ट्रांसपोर्ट सेल लाइन जो होता है हमारे पास, इसको किसी भी ट्रांसफॉर्म सेल लाइन डू नॉट नीड एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ सीरम टू ग्रो। तो यहाँ पर इन विट्रो पोजीशन के अंदर एक्सटर्नल सप्लाई अगर कभी हमको देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी ग्रो कर सकता है। द सेल दैट आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म इज प्राइमरी कल्चर। अगर हम किसी भी सेल को किसी ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं तो ये हमारे पास एक प्रकार का प्राइमरी कल्चर कहलाएगी। ट्रिप्सिन इज एड टू द सेल कल्चर मीडिया टू मेंटेन द सेल हेल्थ। सेल की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए चाहिए जाता है। ट्रिप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियस है हमारे पास। ट्रिप्सिन जो होता है हमारे पास एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियस है, जो कि न्यूक्लियस प्रोटीन को क्लीव करने के काम आता है, न्यूक्लियस को क्लीव कर देता है। तो अगर हमने इसको ट्रिप्सिन को यूज किया तो ये तो न्यूक्लियस को क्लीव कर देगा, तो ट्रिप्सिन जो होता है ये एक रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट नहीं है। हब्स ऑफर इज जनरली यूज फॉर मेंटेन ऑफ पीएच। किसी भी रिएक्शन को करने के लिए उसका पीएच का मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से एंजाइम्स और बहुत से प्रोटीन जो होते हैं एक स्पेसिफिक पीएच पर वर्क करते हैं। स्पेसिफिक पीएच और स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर भी हमारे पास वर्क करते हैं। तो इसलिए हमारे पास किसी भी प्रोसेस में अगर हम इन विट्रो प्रोसेस कर रहे हैं तो इन विट्रो प्रोसेस में हमको उसका टेम्परेचर और पीएच को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हब्स ऑफर का यूज किया जाता है, जो कि एक रिक्वायरमेंट प्रोसेस है। सेल जो होती है दैट आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म प्राइमरी कल्चर, तो ये भी सही है। और ट्रांसफॉर्म सेल लाइन जो हमारे पास, हमने अभी सेल लाइन को ट्रांसफॉर्म किया है, उसको एक्सटर्नल सप्लाई करने, एक्सटर्नल कोई भी सीरम की जरूरत नहीं होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल यूज्ड टू फाइंड द सीक्वेंस सिमिलरिटी इन द सबयूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन इज। बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स हमारे पास क्या होता है, ब्लास्ट जो होता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल होता है, जो कि सीक्वेंस की सिमिलरिटी को आइडेंटिफाई करता है और हमें शो ऑफ करता है किसी भी स्क्रीन पर। और ये एक इंफॉर्मेटिक टूल है जो कि एनसीबीआई के द्वारा एफिलिएटेड है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ब्लास्ट का फुल फॉर्म है बेसिक लोकल लाइगमेंट सीक्वेंस टूल। बेसिक लोकल अलाइनमेंट सीक्वेंस टूल इसका फुल फॉर्म है, जो कि किसी भी सीक्वेंस सिमिलरिटी को शो करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, द इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाईली प्यूरिफाइड प्रोटीन शो मल्टीपल क्लोजली स्पेसिफिक दस मोस्ट लाइकली एर इज ड्यू टू। मतलब क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन मेथड स्पेक्ट्रम का यूज किया गया है, जिसके अंदर की हमारे बहुत ही क्लोजली पिक शो हुई है। इस टाइप की पिक शो होती है हमारे पास। तो ये पिक जो होती है किसके बेस पे शो होती है, तो क्या होता है, जो एक प्रकार जो मेथड होती है हमारे पास इलेक्ट्रो स्प्रे मेथड, ये चार्ज को स्प्रे करती है। किसी भी एटम्स को ये क्या करती है, चार्जेबल बनाती है, और ये चार्ज को उसके ऊपर स्प्रे करती है। तो क्या होता है, अगर मल्टीपल चार्ज हमारे पास प्रेजेंट होगा तो वहां पर मल्टीपल स्पीक्स हमारे पास शो होगी। ये एक प्रकार की क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका यूज किया जाता है। मास स्पेक्ट्रो मतलब क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज हमारे पास किसी भी प्रोटीन के एक्सप्रेशन को शो करने के लिए, कि प्रोटीन के एक्सप्रेशन, कि प्रोटीन कैसा एक्सप्रेस हो रहा है किसी भी सेल में, उसको शो करने के लिए हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास एक प्रकार की ये स्टेप होती है इलेक्ट्रोस्प्रे के अंदर किसी भी प्रोटीन के कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रॉन से स्प्रे किया जाता है, जो कि उस कंपोनेंट को चार्जेबल बनाता है। और जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उतनी क्लोजली पिक प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर वैसी हो मल्टीपल चार्ज स्पीशीज ऑफ द प्रोटीन की, जितनी चार्ज स्पीशीज होगी उतनी क्लोजली स्पेस पिक प्रेजेंट होगी हमारे। क्या आपको समझ में आ गया होगा कि? अगला क्वेश्चन
इन आइसोइलेक्ट्रिकल फोकसिंग एक्सपेरिमेंट प्रोटीन आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। आइसोइलेक्ट्रिकल फोकसिंग क्या होती है? हमारे पास एक मेथड होती है, मेरा बोर्ड पर समझा देता हूँ आपको। हमारे पास एक मेथड होती है 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास एक मेथड होती है। इसके अंदर क्या होता है, टू टाइप्स की मेथड का यूज किया जाता है। एक तो जो होता है हमारे पास पीएच डिपेंडेंट सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं पीआई मेथड। पीआई बोले तो आइसो इलेक्ट्रिकल फोकसिंग मेथड, आइसो इलेक्ट्रिकल फोकसिंग मेथड, है ना। इसको हम बोलते हैं पीआई, पीआई के द्वारा। और दूसरी जो मेथड होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है हमारे पास, मास के बेस पर मास बेस सेपरेशन होता है। अब हम किसी प्रोटीन को मास के बेस पे तो सेपरेट कर सकते हैं, फिर इसलिए 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज क्यों किया जाता है? तो क्या होता है, कभी कभी कोई प्रोटीन जो होता है सेम मास का होता है, सेम मोलिकुलर वेट का होता है, तो ये जो होता है जेल पर एक ही बैंड को शो ऑफ करता है, एक ही बैंड को शो ऑफ करता है, तो इसलिए हम सेपरेशन इसका प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो कोई भी प्रोटीन का मास सेम हो सकता है बट उसका पीआई डिफरेंट होगा, या अगर कभी इसका पीआई सेम है तो उसका मास डिफरेंट होगा। तो इन दो मेथड से हम इसको प्रॉपरली सेपरेटेड कर सकते हैं, सेपरेटेड कर सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए जो फर्स्ट प्रोसेस होती है, इसके अंदर हम किसी भी प्रोटीन को चार्ज देकर या फिर न्यूट्रलाइज करते हैं चार्ज के बेस पे और पीएच के बेसिस पे। तो इसलिए पीएच डिपेंडेंट मेथड, डिपेंडेंट इसका सेपरेशन होता है। और सेकेंड में जो होता है मास के बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ये इस टाइप की मेथड है। तो आइसोइलेक्ट्रिकल फोकसिंग एक्सपेरिमेंट प्रोटीन आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने अभी बताया रिलेटिवली, क्या बोल रहा है, रिलेटिवली कंटेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रेसिड्यूज, ओनली पॉजिटिवली चार्ज रेसिड्यूज नहीं, ओनली पॉजिटिव चार्ज रेसिड्यूज के बेस पर हमारे पास ये नहीं करता है, क्योंकि ये तो चार्ज को देगा और ओनली पॉजिटिव दे नहीं, तो इससे तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज को ही सेपरेट कर पाएगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट। रिलेटिवली कंटेंट ऑफ ओनली चार्ज रेसिड्यूज, रिलेटिवली कंटेंट ऑफ पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज रेसिड्यूज, दिस आर द ट्रू, तो ये सही है। मास टू चार्ज रेशियो नहीं, मास टू चार्ज रेशियो के अंदर क्या होता है, ये इस मेथड का यूज जो होता है, मैंने अभी बताया ऊपर, जो अपन ने एक मेथड देखी अपन ने ऊपर मेथड देखी जो होते है इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइजेशन, जो हमने देखा है इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइजेशन जो हमने देखा, इसके अंदर मास टू चार्ज रेशियो के डिपेंड क्या करते हैं, किसी भी प्रोटीन को सेपरेट करते हैं और उस प्रोटीन का हमको एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ। और कभी भी ये चीज देखना, CSR नेट के कोई भी क्वेश्चंस में, कोई भी स्टेटमेंट में, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या होता है, ओनली, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली या फिर ऑलवेज, ऑलवेज टाइप की हर स्टेटमेंट जो होती है हमेशा रॉन्ग होती है। ये 99.99% रॉन्ग होती है। हाँ, अगर कभी आपकी किस्मत खराब हो तो फिर हो सकता है शायद सही हो, पर अभी तक के तो रॉन्ग ही है ये। अगला क्वेश्चन, द होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन द डीएनए रिपेयर प्रोसेस रिफर टू द रिकॉम्बिनेशन रिपेयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर रिकॉम्बिनेशन रिपेयर। रिकॉम्बिनेशन रिपेयर के अंदर कौन सी प्रोसेस जो होती है हमारे पास इनकरेक्ट है, ये चीज बोली। अब ये रिकॉम्बिनेशन की बात है, तो रिकॉम्बिनेशन क्या है, रिकॉम्बिनेशन भी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस मतलब क्या होता है, होमोलोगस मतलब क्या होता है कि ये जो एक पार्ट है, इसको दूसरे डीएनए में अगर हमको ट्रांसफर करना है, तो ये होमोलोगसली टाइप का, मतलब इस टाइप का कि ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पर आ जाए, तो इसको बोलते हैं होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसमें म्यूटेशन के चांसेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं। हमारे पास म्यूटेशन के जो होते हैं चांसेस हमारे पास बहुत कम होते हैं। और जो एक प्रकार का और एक होता है नॉन होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसके अंदर म्यूटेशन के चांसेस होते हैं। और एक प्रकार की रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होती है जो कि किसी भी डीएनए, म्यूटेटेड डीएनए, रिकॉम्बिनेट डीएनए को होमोजेनाइजली जो रिपेयर करती है। तो होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है, ये चीज देखते हैं।
डीएनए पॉलीमरेज जो होता है स्टॉल एट द साइट ऑफ द डीएनए डैमेज, ज्यादा ट्रू, क्योंकि क्या होता है डीएनए डैमेज, डीएनए जहां पर भी हमारे पास डैमेज है, डैमेज मीन्स क्या होता है कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स या बेसेस अगर कभी हमारे पास डैमेज है या फिर जहां पर उसको नहीं होना चाहिए वहां पर प्रेजेंट है, जैसे ए के सामने अगर कभी हमारे पास सी आ जाए और जी के सामने अगर टी आ जाए, तो इस टाइप की अगर कहीं कहाँ पर प्रेजेंट हो तो इसको बोलते हैं डीएनए डैमेज। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, यहाँ पर रुक जाता है, स्टॉल मतलब होता है स्टॉप होना, स्टॉप होना, तो यहाँ रुक जाता है। और डीएनए पॉलीमरेज, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड लीव अ गैप इन द डॉटर स्ट्रैंड, ज्यादा ट्रू क्या होता है डीएनए पॉलीमरेज वहां पर गैप को छोड़ देता है, और इस गैप को फिल करने कौन आता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और हमारे पास 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट हमारे पास 5 डेज से 3 डेज और 3 डेज टू 5 डेज इसके अंदर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, एक्सोन्यूक्लियस मतलब रिपेयरिंग एक्टिविटी, रिपेयरिंग एक्टिविटी। और ये जो होता है किसी भी गैप को फिलिंग करने का काम आता है, गैप फिलिंग और रिपेयर करने का काम आता है ना। सेकेंड भी हमारे पास गैप फिलिंग और रिपेयरिंग के काम आता है, और ये ओनली जो होता है 5 डेज टू, ये ओनली जो होता है हमारे पास 3 डेज टू 5 डेज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। और हमारे पास ये भी जो होता है 3 डेज टू 5 डेज, पॉलीमरेज थर्ड भी 3 डेज टू 5 डेज ही एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, बाकी 5 डेज टू 3 डेज ये नहीं कर सकता, ओनली डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है। और ये जो रेप्लिकेशन का काम करता है, और ये हमारे पास दो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड जो होता है ये गैप फिलिंग का काम करते हैं, किसी भी स्टॉल जो भी हमारे पास जहां पर पॉलीमरेज थर्ड रुका हुआ है उस प्रोसेस को आगे प्रोसेस करने का काम आता है। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो ओनली डीएनए के रेप्लिकेशन के काम आता है, तो ये रुक जाता है इस प्रोसेस के लिए। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द गैप इज फिल्ड बाय रिकॉम्बिनेंट बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री पेरेंट्स स्टैंड होमोलोगस टू द डॉटर स्टैंड एंड गैप डॉटर स्टैंड। तो यही वो मैंने अभी जो बताया है कि जो गैप स्टैंड होता है ये हमारे पास हमें डॉटर स्टैंड में प्रेजेंट होता है, और डॉटर स्टैंड को एक गैप की फिलिंग डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही कर पाता है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय द टोपोआइसोमेरेज, टोपोआइसोमेरेज सेकंड क्या होता है, टोपोआइसोमेरेज, टोपोआइसोमेरेज, टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट और टोपोआइसोमेरेज सेकंड। टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट जो होता है डीएनए को क्लीवेज करने का काम आता है, डीएनए का क्लीवेज करने का काम आता है। यूज क्यों होता है टोपोआइसोमेरेज, जो कि एक स्ट्रेस, डीएनए के अंदर स्ट्रेस प्रेजेंट होता है, जैसे ही हमारे पास एक रेप्लिकेशन फोर्क अगर बनता है, तो रेप्लिकेशन फोर्क बनने के बाद यहाँ जो होता है यह हमारे पास स्ट्रेस, अगर हम किसी भी रस्सी को अगर खोले तो उसके बाकी सिरों पर एक स्ट्रेस प्रेजेंट होगा, और इस स्ट्रेस को कम करने के लिए टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट और सेकंड का यूज किया जाता है कि ये क्या करता है डीएनए को क्लीव करता है, उसको इधर से वापस से जो रिजॉइनिंग कर लेता है। और टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट और सेकंड के अंदर एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं टायरोसिन, टायरोसिन, टायरोसिन के अंदर क्या होता है OH कंपोनेंट होता है, OH एटम होता है, और ये OH क्या करता है, और H की एफिनिटी जो होती है हमारे पास इसको कम करने का काम कोई भी मेटल्स करती है। मेटल्स क्या करती है, किसी प्रोसेस के अंदर किसी प्रोसेस को स्टेबलाइज करने का काम करती है। और हमारे पास आप देखोगे पढ़ोगे बहुत सी ऐसी प्रोसेस है, क्या होता है डीएनए पॉलीमरेज जो होता है मेटल्स का यूज करता है, और टू टाइप की मेटल का यूज करता है डीएनए पॉलीमरेज, मैग्नीशियम और जेटन। और ये जो मेटल्स क्या करती है, ये एच और OH के बीच की एफिनिटी को बहुत कम कर देती है, और एच जो होता है डिसोशिएट हो जाता है। एच डिसोशिएट होने पर क्या होता है, O के ऊपर बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के कारण ये किसी भी स्टैंड को ब्रेक कर सकता है, और ब्रेक हमारा 5 डेज के फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और सब जाकर बाइंड कर जाएगा। तो टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट क्या करता है, हमेशा डीएनए का एक ही स्टैंड को क्लीव करता है, और ये दोनों स्टैंड को क्लीव कर देता है, क्लीवेज और रीजॉइनिंग करने की कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर, रीजॉइनिंग करने की, और ये स्ट्रेस को कम करता है किसी भी डीएनए के। टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट और सेकंड, और ये मैंने बताया बहुत स्टैंड को क्लीव करेगा, ओनली सिंगल स्टैंड को क्लीव करेगा। और इसके अंदर और क्या 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 कैपेबिलिटी होती है, ये हमारे पास हमेशा एटीपी इंडिपेंडेंट होता है, एटीपी इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, एटीपी डिपेंडेंट होता है, एटीपी डिपेंडेंट होता है।
एटीपी इंडिपेंडेंट और ये एटीपी डिपेंडेंट होता है। और ये जो किसी भी इसके अंदर फर्स्ट नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करता है, ओनली एक लिंकिंग नंबर जो होता है हमारे पास डेल के लिंकिंग नंबर जो होता है एल के लिंकिंग नंबर ओनली एक ही बढ़ाता है, और ये लिंकिंग नंबर दो दो कम करता है, सॉरी बढ़ा रहा हूँ बोल रहा हूँ मैं, दो को कम करता है, ये लिंकिंग नंबर एक को कम करता है। लिंकिंग नंबर क्या होता है हमारे पास, एक प्रकार का ट्विस्ट और व्रिस्ट। लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्ट प्लस व्रिस्ट। ट्विस्ट मतलब क्या होता है, डीएनए के अंदर जो ये ट्विस्ट आ रहे हैं इसको ट्विस्ट बोलते हैं। और जब डीएनए हमारे पास अगर ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है तो इसको व्रिस्ट बोलते हैं। व्रिस्ट इस टाइप का हमने स्ट्रक्चर देखा होगा का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्रिस्ट बोलते हैं। व्रिस्ट तो लिंकिंग नंबर जो होता है इसका एक लिंकिंग नंबर कम करता है, और दो लिंकिंग नंबर, दो इसलिए क्योंकि ये बहुत स्ट्रैंड के ऊपर क्लीव कर रहा है, बहुत स्ट्रैंड। तो टोपा आइसोमर फर्स्ट जो होता है किसी भी रिकॉम्बिनेशन को रिपेयर करने का काम नहीं आता है, ये स्ट्रैंड को क्लीवेज करने का काम आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस इन द प्रोकैरियोटिक द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेंस एक्टिविटी रिक्वायर फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज ड्यू टू। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेंस एक्टिविटी जो होता है किसके अंदर पूछ रहा है, प्रोकैरियोट्स के अंदर पूछ रहा है। प्रोकैरियोट में क्या होती है हमारे पास 23S RRNA हमारे पास प्रोकैरियोटिक के अंदर पेप्टिडाइल ट्रांसफरेंस एक्टिविटी, और 28S RRNA ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेंस एक्टिविटी। जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं हमारे पास दो एमिनो एसिड के बीच में, तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो ट्रांसफरेंस एक्टिविटी परफॉर्म करता है ये हमारे पास 23S RRNA, 8S RRNA और राइबोसोमल प्रोटीन L6 नहीं 16S RRNA। 16S RRNA प्रेजेंट किसमें होता है, साइनोड ऑर्गेनोल सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है। साइनोड ऑर्गेनोल सीक्वेंस क्या होती है, ये राइबोसोम सब यूनिट में प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर सिग्नल्स होते हैं एमआरएनए के ऊपर बाइंड करने के, एमआरएनए के करेक्टली साइट के ऊपर बाइंड करने के सिग्नल्स होते हैं। एमिनो एसिड टीआरएनए क्या होता है, एमिनो एसिड से बाइंड होता है, इसके अंदर कोई पेप्टिडाइल ट्रांसफरेंस एक्टिविटी, एंटीकोडन एक्टिविटी, कोडोन को कोड करके कोड करता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे इज इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रूट रेपनिंग एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज आउटली यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे। ट्रिपल रिस्पॉन्स कोई भी स्टेट या फिर कोई भी बर्ड जो होती है हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करती है, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करती है, और इसका शूट जो होता है ये शूट ठीक हो जाता है, शूट ठीक नहीं होगा, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करेगी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है। और जो एपिकल, इसको बोलते हैं हम एपिक्स, और एपिकल हुक जो होता है एपिकल हुक का फॉर्मेशन करता है। का फॉर्मेशन हुक मतलब क्या होता है, उड़ जाता है, शूट ठीक नहीं हो जाता है, तो ये ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है इथिलीन के अंदर। इथिलीन क्या होता है हमारे पास, ये स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है जो कि किसी भी स्ट्रेस के अंदर प्रेजेंट होता है और इसकी सारी प्रोसेस को रोक देता है। स्ट्रेस हार्मोन एक प्रकार, ये भी स्ट्रेस चेंज होती है केस है, तो इसके अंदर इसका आंसर क्या, ट्रिपल रिस्पॉन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर पूछा है, और इंट्रासेलुलर जंक्शन सेल के बीच का जंक्शन पूछा है, दो सेल के बीच का, इस टाइप का। तो इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, सेल के इनर पार्ट के ऊपर, इनर सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। और एनिमल सेल की बात की गई तो मिडिल लेमिला नहीं, मिडिल लेमिला किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सेल है, और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास इस टाइप से दिख रहा होता है, क्योंकि क्या होता है कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है कि न्यूक्लियस कोलेप्स ना हो, और न्यूक्लियस कोलेप्स होने से उसके अंदर का जो कंपोनेंट है डीएनए आरएनए वो डिग्रेड ना हो, तो इसलिए क्या करता है लेमिला जो होता है पर एक स्टेबल एनवायरनमेंट उसकी स्टेबिलिटी को। प्लाज्मोडेस्मेटा जो होता है
प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है प्लांट सेल में होता है। अगर कभी यहाँ पर एनिमल सेल की जगह पर प्लांट सेल आता तो यहाँ पर इंट्रासेलुलर जंक्शन प्लाज्मोडेस्माटा हम बोल सकते थे, पर यहाँ पर एनिमल सेल की बात की गई जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और डेस्मोसोम, डेस्मोसोम का करेक्ट आंसर, डेस्मोसोम क्या होता है, किसी सेल के इंट्रासेलुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, सेल टू सेल कनेक्शन, सेल टू सेल कनेक्ट करता है। ग्लाइकोकेलिक्स, ग्लाइकोकेलिक्स क्या होता है, किसी बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है और जो कि एडहेरेंस का काम करता है। एडहेरेंस मतलब क्या होता है, किसी भी सरफेस के ऊपर जाकर बाइंड होना या फिर उसको एडहेर करके रखना, तो उसका काम हमारे पास ग्लाइकोकेलिक्स करता है। ग्लाइकोकेलिक्स क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, जो कि एक सिग्नलिंग का काम भी करती है या फिर एक स्पेसिफिक जगहों पर बाइंड करने का काम भी करती है। जैसे कोई बैक्टीरिया अगर डिसीज कॉज कर रहा है तो ये स्पेसिफिक जगहों पर बाइंड करने का काम हमारे पास एक ग्लाइकोकेलिक्स करता है और ये फेगोसाइटोसिस से इसको बचाता है। तो हमारे पास मैक्रोफेज फेगोसाइटोसिस को इनगल्फ करती है उसकी प्रोकेलिक्स, एक प्रकार का इवोल्यूशन है जो कि हमारा बैक्टीरिया करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स, हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मास्टर सेल डीग्रेनुलेशन रिजल्ट इन द हिस्टामिन मेडिएटेड एलर्जिक रिएक्शन, इज द ट्रू। हिस्टामिन रिएक्शन कब होती है हमारे पास, जैसे ही हमारे पास कोई भी ये ह्यूमन की बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर अगर कोई भी हमारे पास बैक्टीरिया या वायरस जैसे इंटर करता है तो इंटर करने के कारण जो उस जगहों पर हमारे पास एक प्रेजेंट होती है सेल, मास्ट सेल। तो ये मास्ट सेल क्या करती है, मास्ट सेल जो कि हिस्टामिन, हिस्टामिन का सिक्रेशन करती है। और हिस्टामिन क्या करता है, जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स के ऊपर एक एंडोथेलियल लेयर होती है, इपिथेलियल लेयर होती है, सॉरी इपिथेलियल लेयर होती है। तो इपिथेलियल लेयर जो इस टाइप की होती है, तो ये इस टाइप की होती है। तो इसके बीच में जो होते हैं गैप फॉर्मेशन का, ये जो इस टाइप के गैप का फॉर्मेशन होता है, गैप का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ का जो भी ब्लड वगैरह ये सब चीजें जो होती है ब्लड में चली जाती है। ब्लड की बहुत सी सारी चीजें, ब्लड भी हमारे पास वहां पर आकर सरफेस पर आकर और आ जाता है। तो इसके कारण हमारे पास जो होती है स्किन रेड दिखाई देती है, किसी भी इन्फेक्शन हमारे पास स्किन का होना, हिस्टामिन का प्रोडक्शन जो कि मास्ट सेल के द्वारा हो रहा है और ये एलर्जी रिएक्शन को करता है। किसी भी एलर्जी के कारण क्या होता है, स्किन या फिर कुछ भी चीज रेडनेस हो जाती है, एकदम रेड हो जाती है। रेड किसके कारण होती है, ब्लड के कारण। ब्लड किस चीज के कारण आता है हमारे पास, वेसोडाइलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलता है, वेसोडाइलेशन बोलते हैं, वेसोडाइलेशन बोलते हैं। तो ये तो सही है हमारे पास कि इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती है ब्लड ब्लड या फिर मैक्रोफेज वगैरह ये सब सारी सेल्स को वहाँ पर उस जगहों पर लेके आती है, वहाँ पर रिएक्शन, रिएजिंग एंटीबॉडी ट्रिगर द एलर्जी रिएक्शन, सही है, उसका नाम ही है रिएजेनिक एंटीबॉडीज, जो कि एलर्जी को ट्रीट करेगी, एलर्जी के रिएक्शन को करेगी। ग्रेन्युलोमेटस रिएक्शन इज तो कंटेंट इन्फेक्शन है, ग्रेन्युलोमेटस रिएक्शन कोई एक प्रकार की रिएक्शन नहीं है। एनाफाइलेटिक रिएक्शन इज ट्रिगर द प्राइमरी बाय आईजी, तो हमारे पास मास्ट सेल में नहीं, मास्ट सेल बॉडी आकर बाइंड कर, जो कि बी सेल के द्वारा सिक्रेट की जाती है। बी सेल जो होती है किसी भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट कर आईजीई एंटीबॉडी का सिक्रेशन करती है। आईजी एंटीबॉडी मास्टर सेल से हमारा, और हिस्टामिन क्या करता है, किसी भी इपिथेलियल लेयर के ऊपर सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं हिस्टामिन के लिए, हिस्टामिन से जैसे ही बाइंड करते हैं हमारे पर तो सीजीएमपी सिग्नल, सीजीएमपी सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल से हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, ग्वानलेस साइक्लेस एक्टिविटी को आपने एक सिग्नलिंग पढ़ी होगी, सीजीएमपी सिग्नलिंग, सीजीएमपी सिग्नलिंग के थ्रू क्या बता देता हूँ आपको। क्या कोई भी बैक्टीरिया जैसी हमारे पास बॉडी में आता है, तो बॉडी में आने के बाद में वो हमारे टी सेल, टीएच हेल्पर सेल होती है, उससे जाकर बाइंड कर, सबसे पहले बॉडी में आने के बाद में डायरेक्ट टीएच सेल से बाइंड करेगा या तो प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेज से बाइंड करता है। मैक्रोफेज क्या करती है, इसको फेगोसाइटोसिस करती है, फेगोसाइटोसिस करती है। फेगोसाइटोसिस करने के बाद में क्या करती है, वो उसके जो भी प्रोटीन कंपोनेंट होता है इनको एक्सपोज करती है ऑन सरफेस, सरफेस पर एक्सपोज करती है। सरफेस पर एक्सपोज करने के बाद में टी सेल जो होती है
कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज करती है। और टी सेल जो होती है ये बी सेल से बाइंड करती है, बी सेल से बाइंड करेगी। यहाँ पर बी सेल क्या करती है, सिग्नल्स को प्रोवाइड करती है। सिग्नल्स बोले तो मैंने अभी बताया आईजीई सिग्नल्स को। आईजीई सिग्नल क्या करते हैं, मास्ट सेल के ऊपर जाकर बाइंड करते हैं। आईजीई एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो सिग्नल्स के रूप में काम आती है, मास्ट सेल के ऊपर जाकर बाइंड करते हैं। मास्ट सेल क्या करता है, हिस्टामिन का प्रोडक्शन करता है, हिस्टामिन का प्रोडक्शन करता है। और हिस्टामिन जाकर क्या करता है, जो हमारे पास ब्लड वेसल की एपिथेलियल लेयर होती है उसके ऊपर जाकर ये बाइंड करता है। इसके ऊपर जैसे ही जाकर बाइंड करता है तो ये एक सिग्नल जो होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करती है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ये जी क्यू सिग्नलिंग होती है इसके अंदर। ये जी सब यूनिट जो होती है प्राइमेरिक जी सब यूनिट होती है, प्राइमेरिक जी सब यूनिट होती है हमारे। मैं आपको सिग्नल्स बता देता हूँ। ये इस टाइप से 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है यहाँ पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जी कपल रिसेप्टर। यहाँ पर हिस्टामिन आकर बाइंड करता है, बाइंड करता है। यहाँ पर जी अल्फा बीटा गामा 3 सब यूनिट होती है। तो जैसे हमारे पास हिस्टामिन आकर बाइंड करता है तो जी अल्फा सब यूनिट जो अलग हो जाती है, जी अल्फा सब यूनिट। तो ये फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करती है। लाइपेज जो होता है बस ये लिपिड, लाइपेज मतलब क्या होता है, लिपिड्स को क्लीव करना। तो लिपिड्स को क्लीव करने के बाद में क्या, PIP2 को क्लीव कर देता है। PIP2 को क्लीव करने के बाद ये 2 कंपोनेंट में डिसोशिएट होता है, IP3 का फुल फॉर्म क्या होता है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, सिटोल ट्राइफॉस्फेट। और एक होता है डेग, इसको डाइएसाइल ग्लिसरॉल बोलते हैं, डाइएसाइल ग्लिसरॉल था। और ये जो होता है हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस होता है। हाइड्रोफोबिक क्यों बोल रहे हैं इसको, हाइड्रोफोबिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे पास मेम्ब्रेन्स के अंदर बाउंड होता है, मेम्ब्रेन्स के अंदर बाउंड होता है, जो कि सोडियम चैनल जो होता है यहाँ पर, सोडियम चैनल को एक्टिवेट करता है। सोडियम पोटेशियम चैनल, सोडियम और पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोजन चैनल जो होता है हमारे पास ऐसा, इसके अंदर उसको एक्टिवेट करता है। और जो हमारे पास IP3 सब यूनिट होती है, ये कैल्शियम चैनल जो प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर जाकर बाइंड करता है और कैल्शियम को अंदर से बाहर और मतलब साइटोसोल में आने के लिए रिक्रूट करता है चैनल साइटोसोल के अंदर। और साइटोसोल के अंदर कैल्शियम जैसे ही आता है, कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम जाकर एक एक्टिविटी को प्रमोट करता है, जिससे कि ये फाइनली CGMP एक वापस से एक सिग्नल्स होता है, एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं हम CGMP सिग्नल। CGMP सिग्नल के ऊपर जैसे ही हमारे पास कैल्शियम आकर जब अगर बाइंड करता है तो ये एक्टिविटी ग्वानलेस साइक्लेस को एक्टिव कर देता है। ग्वानल साइक्लेस क्या करता है, CGMP का फॉर्मेशन करता है। GMP मतलब क्या होता है, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट। ग्वानिन मोनोफॉस्फेट से CGMP साइक्लिक ग्वानिन मोनोफॉस्फेट का प्रोडक्शन करता है। साइक्लिक ग्वानिन मोनोफॉस्फेट क्या करता है, ये वेसोडाइलेशन को प्रमोट करता है ना, वेसोडाइलेशन को तब क्या करता है, ये किसी भी इपिथेलियल लेयर को थोड़ा सा आगे खसका देता है और यहाँ पर गैप हो जाता है। गैप के कारण क्या होता है, जैसे हमारे पास इस के ऊपर हिस्टामिन और दूसरे से प्रोडक्ट्स को फॉर्मेशन, इंटरल्यूकिन्स का प्रोडक्शन होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनका प्रोडक्शन होता है, जो कि और मैक्रोफेजेज को और बी सेल टी सेल को वहाँ पर इकट्ठा करते हैं इन्फ्लेमेशन की जगहों पर और रेडनेस कोज करते हैं। तो मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, which one of the following development process in the animal is more dependent on the cellular movement? कौन सी प्रोसेस जो होती है सेलुलर मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है? तो फर्स्ट पेटर्न फॉर्मेशन। ये पेटर्न फॉर्मेशन किसी भी अगर सेल से पैटर्न्स का कर रहे हैं तो पेटर्न फॉर्मेशन जो होती है सेलुलर मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मोर्फोजिनेसिस क्या होता है, मोर्फोजिनेसिस मतलब मोर्फोजिनेसिस के अंदर हमारे पास हाइड्रा आपने पढ़ा होगा, हाइड्रा डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि मोर्फोजिनेसिस करता है मतलब क्या होता है कि इसके किसी पार्ट को अगर हम काट दें तो वो होल हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देता है।
और ऐसे ही हाइड्रा का फॉर्मेशन करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोर्फोजेनेसिस। तो इसके अंदर सेलुलर मूवमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने अगर अलग कर दिया तो ये प्रोलिफरेशन करेगा, प्रोलिफरेशन करने के बाद में होल हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देगा। सेल डिफरेंशिएशन नहीं। सेल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब एक प्रकार के अपने ऑटोनोमस प्रोसेस पड़ी होगी। तो ऑटोनोमस प्रोसेस मतलब क्या होता है कि वहां पर सेल डिफरेंशिएट मतलब डिटरमाइंड होती है किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के लिए, तो और वो किसी भी इन्वायरमेंट में जाकर वहां आकर डिफरेंशिएट हो जाती है उस स्पेसिफिक सेल में। तो इसके अंदर सेलुलर मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। सेलुलर मूवमेंट मतलब सेल डिफरेंशिएट मतलब क्या, उसका स्पेसिफिक एक प्रकार का डिटर्मिनेशन सिग्नल जो कि उसको एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन्स या फिर ऑर्गेनेली को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास सेलुलर मूवमेंट कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, क्योंकि वह जगहों के जगहों पर भी स्पेसिफिक सिग्नल्स प्रोवाइड करके उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकती है। ग्रोथ नहीं, ग्रोथ हमारे पास प्रोलिफरेशन को प्रमोट करता है, इसके अंदर मोमेंटम का कोई प्रोसेस नहीं होता। तो पैटर्न का फॉर्मेशन करना, जैसे इन्वोल्यूशन प्रोसेस होती है, इन्वोल्यूशन, इन्वेजिनेशन, जो कि आपने डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर पढ़ी होगी, वो प्रोसेस के अंदर पैटर्न्स का फॉर्मेशन होता है। पैटर्न्स का फॉर्मेशन के टाइम पर सेलुलर मूवमेंट होता है। इनग्रेल्ड प्रो एक्सप्रेशन इन द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर डिफाइंड। इनग्रेल्ड का एक्सप्रेशन क्या है, इनग्रेल्ड क्या है? तो इनग्रेल्ड जो होता है हमारे पास एक प्रकार का पेयरल जीन, सॉरी, इनग्रेल्ड जो होता है ये पेयरल जीन के बाद में आता है। ये एक प्रकार का जीन है ड्रोसोफिला में, जो कि पेयर रूल जीन के द्वारा एक्टिवेट होता है। पेयर रूल जीन ड्रोसोफिला के अंदर, ड्रोसोफिला स्पेसिफिक जीन्स आते हैं, केप जीन्स, पेयर रूल जीन्स, और जो हाँ ये इनग्रेल्ड जीन जो होता है ये सेगमेंट पोलरिटी जीन के अंदर आता है। सेगमेंट पोलरिटी जीन के अंदर आता है। सेगमेंट पोलरिटी मतलब क्या होता है, सेगमेंट्स को बनाना, मतलब इसके अंदर सबसे फर्स्ट जीन होता है गेप जीन। गेप जीन जो होता है इसके फर्टिलाइजेशन कहाँ होना है किसी भी एग में, उस चीज को बताता है कि यहाँ पर एंटीरियर पोर्शन होता है या पोस्टीरियर पोर्शन है, इसको बताने का काम करता है गेप जीन करता है। और फिर उसके बाद में आता है हमारे पास पेयर रोल जीन। पेयर रोल जीन क्या करते हैं, इस इम्ब्रियो को, इस जो भी इसका लार्वा फॉर्म है उसको डिवाइड, इसको सेगमेंट्स बनाने का काम करते हैं। और सेगमेंट पोलरिटी जीन जो होता है, सेगमेंट पोलरिटी जीन इन सेगमेंट्स के इंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन को डिटरमाइन करने का काम करते हैं ना। तो ये क्या करता है, ये सेवन सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करता है। सेगमेंट पोलरिटी जीन जो होता है इन सेगमेंट्स को और डिटरमाइन करता है और इंटीरियर पोस्टीरियर फॉर्मेशन करता है। तो ये 14 सेगमेंट्स में फॉर्मेशन होते हैं ड्रोसोफिला के अंदर। तो सेगमेंट पोलरिटी जीन जो होता है, दो दो जीन होते हैं हमारे पास। इनग्रेल्ड जीन, मैं इसको रफ पेज पे बता, यहाँ पर हमारे पास होता है इनग्रेल्ड जीन और इनग्रेल्ड, इसको इजी से बताऊंगा। और एक होता है विंगलेस जीन। विंगलेस जीन, तो ये विंगलेस जीन जो होता है हमारे पास, ये एंटीरियर पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये पोस्टीरियर पोजीशन के ऊपर होता है, पोस्टीरियर पर प्रेजेंट होता है। जैसे ही हमारे पास विंगलेस जीन से विंगलेस प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, विंगलेस प्रोटीन क्या करती है, यहाँ पर जाकर बाइंड होती है। यहाँ पर जो होता है फ्रीजल रिसेप्टर होता है, फ्रीजल रिसेप्टर होता है। फ्रीजल रिसेप्टर क्या करता है, क्यूबिटस, सॉरी, फ्रीजल रिसेप्टर क्या करता है, इनग्रेल्ड जैसे हमारे फ्रीजल रिसेप्टर से विंगलेस प्रोटीन जाकर बाइंड हुआ, इन फ्रीजल रिसेप्टर के पास एक प्रोटीन आता है अर्मंडिलो। अर्मंडिलो प्रोटीन एक्टिवेट होता है। अर्मंडिलो जो होता है ये हेडहॉक प्रोटीन का एक्टिवेशन करता है। हेडहॉक प्रोटीन क्या करता है, इनग्रेल्ड से हेडहॉक प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है विंगलेस जीन के, विंगलेस सेल के ऊपर। विंगलेस सेल जो होती है हमारे पास एंटीरियर पोर्शन की सेल होती है। एंटीरियर पोर्शन के ऊपर जैसे ही हमारे पास हेडहॉक प्रोटीन यहाँ पर बाइंड करता है, तो यहाँ पर एक प्रोटीन क्यूबिटस इंटरप्टस, ये अगर ये एक्टिवेट होता है, क्यूबिटस इंटरप्टस जो होता है विंगलेस प्रोटीन का एक्टिवेशन करता है। विंगलेस प्रोटीन का एक्टिवेशन करता है विंगलेस प्रोटीन। तो ऐसी साइक्लिक प्रोसेस चलती है हमारे पास, जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन का वो डिटरमाइन करती है, स्पेसिफाई करती है। तो हमारे पास इनग्रेल्ड प्रोटीन का एक्सप्रेशन कहाँ होता है, इनग्रेल्ड प्रोटीन जो होता है हमारे पास ये पोस्टीरियर पोर्शन के ऊपर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ ईच सेगमेंट। फोर्थ आंसर इसका वाला है। अगला अगला देखते हैं। ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एराबिडोप्सिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, सेल इलोंगेशन,
thought the embryonic axis and further development of the cotyledon occur. कोटाइलिडीन का ऑक्यूरेशन हमारे पास क्या होता है? इसका आंसर है मैच्योर स्टेज में, सॉरी इसका आंसर है टॉर्पेडो स्टेज। टॉर्पेडो स्टेज के अंदर कोटाइलिडीन का फॉर्मेशन होता है, आपको बताता हूँ। तो वर्क हाँ, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये पीक आपको ब्लर दिख रही होगी थोड़ी, तो इसके अंदर जैसे ये कोटाइलिडीन्स है, इन कोटाइलिडीन्स का फॉर्मेशन हमेशा टॉर्पेडो स्टेज में होता है, टॉर्पेडो स्टेज में होता है। और एक क्वेश्चन आया था हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस जो होता है, ये हाइपोफाइसिस जो ये डार्क स्ट्रक्चर दिख रहा है यार, डार्क स्ट्रक्चर, ये ऑक्टेन स्टेज में होता है, ऑक्टेन स्टेज में। तो ये ऑक्टेन स्टेज में हाइपोफाइसिस का फॉर्मेशन होता है सीएसआर ने ओल्ड पेपर्स के अंदर, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो गया? टॉर्पेडो स्टेज। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर के एक्टिवेशन के बाद बाय द डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी, अ को एक्टिवेटर इज रिक्वायर्ड एट द रीजन टारगेट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन which in the turn create a binding site for the chromatin remodeling complex. Which one of the following activities of the co-activator is responsible for the recruitment of the chromatin remodeling complex? मतलब क्या बोल रहा है, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन ऊपर आया था जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो इसका मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि डीएनए का यहाँ पर एक्टिवेशन प्रमोटर से अगर बाइंड करना है तो उसका रिलैक्सेशन करना पड़ेगा। रिलैक्सेशन के मैंने अब आपको ऊपर पूरा एक्सप्लेन किया। रिलैक्सेशन करना है हमको, तो मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक्टिवेशन करना है। एक्टिवेशन मतलब क्या होगा, हमारे पास इसके अंदर एसिटाइलेशन करना पड़ेगा। एसिटाइलेशन मैंने बताया था एक्टिवेशन को प्रमोट करता है, तो एसिटाइलेशन करना पड़ेगा। और इसके अंदर क्या बोल रहा है, को एक्टिवेट, जैसे हमारे पास डीएनए के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है बाइंडिंग एबिलिटी रखता है, और ये एक प्रोटीन जो कि इसको बोलते हैं को एक्टिवेटर को प्रमोट कर रहा है, जो कि इसके रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेशन करेगा, मतलब इसका वाला एसिटाइलेशन करेगा। एसिटाइलेशन करने के बाद में हमारे पास रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये स्टार्ट होगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है, हिस्टोन डीएसिटाइलेज एक्टिविटी। अगर एसिटाइलेज को ही डीएसिटाइलेज कर दिया जाता है तो यहाँ पर कॉम्पेक्शन प्रेजेंट होता है, कॉम्पेक्शन होगा डीएनए का, कॉम्पेक्शन ऑफ डीएनए। कॉम्पेक्शन ऑफ डीएनए मतलब क्या होगा, इसको अगर एक भाषा के अंदर अगर बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं इपीजेनेटिक जेनेटिक रेगुलेशन, एपिजेनेटिक रेगुलेशन। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन आए एपिजेनेटिक रेगुलेशन मतलब क्या होता है, कॉम्पेक्शन ऑफ डीएनए मतलब मिथाइलेशन होना। ये किसको प्रमोट करेगा, ये प्रमोट करेगा मिथाइलेशन को, मिथाइलेशन को नहीं, हमको यहाँ पर एक्टिवेशन कराना है। कोई एक्टिवेटर जो होता है हमारे पास एक्टिवेशन कराएगा, तो हमारे पास एक्टिवेशन कराना है हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। मैंने अभी बताया है डीएसिटाइलेशन और मिथाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी मतलब कॉम्पेक्शन को प्रमोट करेंगे डीएनए के। हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी डिजायर ट्रू, ये एक्टिवेशन को प्रमोट करेंगे। डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी नहीं, ये भी कॉम्पेक्शन को प्रमोट करेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि हमको ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेशन कराना है, प्रमोटर आकर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के ऊपर बाइंड कर रहा है और एक को एक्टिवेटर को रिक्रूट कर रहा है। को एक्टिवेटर रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स को कौन सा सिग्नल देगा कि वहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए हमारे पास हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होगी। प्रियर टू ट्रांसक्रिप्शन क्रोमेटिन मतलब प्रियर मतलब पहले ट्रांसक्रिप्शन के क्रोमेटिन चेंज फ्रॉम द इनएक्टिव स्टेट टू एक्टिव स्टेट बाय वेरियस फैक्टर स्टेप वाइज मैनर। मतलब क्या बोल रहा है कि किसी भी ट्रांसक्रिप्शन के इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट पर लाना ट्रांसक्रिप्शन के पहले, तो ट्रांसक्रिप्शन के पहले हमारे पास एक्टिवेशन कौन करेगा, रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स करेगा। रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एक्टिवेशन को प्रमोट करेगा। तो डीएनए की रेप्लिकेशन को कौन कौन से कंपोनेंट प्रमोट करते हैं उस चीज की बात कर रहा है। तो इनएक्टिव स्टेट टू एक्टिव स्टेट बाय वेरियस फैक्टर ऑफ स्टेप वाइज मैनर। Which one of the following is involved in the initial step during activation of the chromatin loop?
मतलब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व, कौन सा है जो कंपोनेंट हमारे पास इन्वॉल्व होता है इनिशियली सबसे पहले, कि जो कि एक्टिवेशन ऑफ क्रोमेटिन लूप को प्रमोट करें, किसी भी एक्टिवेशन को प्रमोट करें। तो अपन इसके अंदर देखते हैं HMG14, HMG प्रोटीन 14 जो होता है लिपिड के फॉर्मेशन के अंदर काम आता है, फॉर्मेशन के अंदर काम आता है। लिपिड फॉर्मेशन में कैसे काम आता है, जहाँ पर एसिटाइल को है जाकर बाइंड करता है एसिटाइल को ए से, तो यहाँ पर हमारे पास बनता है एसीटो एसिटाइल को है, एसीटो एसिटाइल को है वापस एसिटाइल को ए से बाइंड करता है, को ए से बाइंड करेगा, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा HMG को ए, HMG को है जो आगे प्रोसेस को फर्दर रिक्रूट करता है लिपिड फॉर्मेशन के लिए, है ना। तो यहाँ पर मैंने बताया है फर्स्ट जो होता है HMG को है, तो लिपिड फॉर्मेशन काम आएगा। इसके बाद DNA रेप्लिकेशन से इसका कोई वास्ता नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA बाइंडिंग प्रोटीन नहीं, SSB प्रोटीन बोलते हैं इसको, SSB प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड DNA बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या काम करती है, ये किसी भी DNA स्टैंड जब हमारे पास रेप्लिकेशन फॉर्म होता है, रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन होता है, तो ये दोनों स्टैंड को वापसली ऐड होने से रोकता है, यहाँ पर जाकर बाइंड कर जाते हैं और ये एक दूसरे को रिप्लेशन करता है, एक दूसरे का रिपल्शन करते हैं, मतलब चार्ज बेसिस पे, अगर मैं मानूं यहाँ पर माइनस चार्ज है तो यहाँ पर भी माइनस चार्ज बना लेते हैं, तो एक दूसरे का रिपल्शन करने के कारण क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड को वापस रीजॉइनिंग करने नहीं देते, क्योंकि हेलिकेज क्या करता है, इसको क्लीव करके चला जाता है, तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, किसी भी DNA के ऊपर बाइंड करेगा और वो उसको अलग करेगा, पर ये इनिशियली जाकर बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर आकर पहले हेलिकेज आकर बाइंड करेगा, हेलिकेज आने के बाद में सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन बाइंड करेगा। पर यहाँ पर हमारे पास इनिशियली स्टेप की बात की गई है, ये याद रखना। DNA पॉलीमरेज थर्ड कब बाइंड होगा, जब हमारे पास हेलिकेज आकर, भाई यहाँ पर पहले तो सबसे पहली बात DNA बाइंडिंग प्रोटीन आकर बाइंड करेंगे, जो कि हेलिकेज को प्रमोट करेंगे, हेलिकेज को भाई कि तू आ वहाँ पर बाइंड कर, हेलिकेज को प्रमोट करेंगे। हेलिकेज जैसे ही हमारे पास DNA का क्लीवेज करता है, स्टैंड का क्लीवेज, डीएनए स्टैंड का क्लीवेज, सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स का क्लीवेज करता है, उनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उनको क्लीवेज करके दोनों DNA अलग करते हैं। तो इसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आकर बाइंड करता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आकर बाइंड करने के बाद में हमारे पास DNA पॉलीमरेज आकर बाइंड, तभी तो हमारे पास एक DNA पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट उसको दिखेगी और वहां पर जाकर DNA पॉलीमरेज स्पेसिफिकली बाइंड करेगा। तो ये जो होती है इनिशियली तो बाइंड करने से रहा, ये भी इनिशियली बाइंड नहीं करेगा। HMG को है तो लिपिड फॉर्मेशन से रिलेटेड है। टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट, टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, फर्स्ट टोपो आइसोमेरेज कॉइलिंग का काम, अभी आपको पिछले एक बताया था। टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट किसके लिए काम करता है, तो टोपो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम आता है। मैंने आपको बताया था जब रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर स्ट्रेस फॉर्मेशन होता है, स्ट्रेस फॉर्मेशन होगा तो ये स्ट्रेस को ओपन करने का करता है। मतलब अगर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो रही है तो अगर किसी भी रस्सी को हम इस टाइप से खोले तो ये ओपन इसका लूप जो खुलने लगता है, तो ये खुलेगा जब भी हमारे पास हेलिकेज आकर बाइंड कर स्लीव करेगा या प्रोसेस जो बताइए। तो आपको इस प्रोसेस समझ में आ गया होगा आंसर, इसका आंसर क्या होता है, टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट, जो कि इनिशियल प्रोसेस के अंदर वर्क करेगा। द लॉन्ग फेदर ट्रेन ऑफ पीकॉक इज क्वाइट ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ सपोर्टिंग, इसका आंसर है सेकंड, जेवी हैंडीकैप प्रिंसिपल। जेवी हैंडीकैप प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये फेदर्स का कॉन्सेप्ट दिया था। द पैथोजन लाइक माइक्रोबैक्टीरियम विच colonize inside the cell of the host is likely to be least affected by which one of the following डिफेंस मैकेनिज्म। जो माइक्रोबैक्टीरियम होता है ये किसी भी सेल के अंदर ग्रोथ करता है, सेल के अंदर ग्रोथ करेगा, सेल के अंदर भी किसके लाइसोम पर ग्रोथ करेगा। ये प्रोसेस क्या होती है, आपको पूरी प्रोसेस क्या होता है, जब मैंने आपको बताया था प्रोसेस के अंदर की जो मैक्रोफेज जो किसी भी बैक्टीरिया से अगर बाइंड करते हैं तो माइक्रोबैक्टीरियम क्या, माइक्रोबैक्टीरियम जैसे हमारे पास यहाँ पर सेल के पास आता है तो सेल इसको इंगल्फ कर लेती है, इंगल्फ करने के बाद में क्या बनाती है, फेगोसोम का फॉर्मेशन करती है, फेगोसोम बनाती है। अब फेगोसोम बोले तो क्या है, ये इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड्स भी है और ये हमारा माइक्रोबैक्टीरिया है ना, माइक्रोबैक्टीरिया। और ये जो कि लाइसोसोम, हमारे पास जो सेल के अंदर लाइसोम बहुत से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो ये दोनों आपस में फ्यूज करके क्या करता है, फेगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, फेगोलाइसोसोम बनाता है। फेगोलाइसोसोम मतलब क्या करता है, ये इसके अंदर के माइक्रोबैक्टीरिया क्लीवेज कर देता है, पर ये माइक्रोबैक्टीरियम क्या करता है, ये लाइसोसोम से रेसिस्ट होता है, तो ये क्लीवेज नहीं होता है। और ये क्या करता है, फिर उसके बाद में लास्ट में इंटैक्ट, पूरी इंटैक्ट पोजीशन के अंदर
जाकर सेल के ऊपर बाइंड करता है। सेल के ऊपर बाइंड करने के बाद में यहाँ पर हमारे की साइटोटॉक्सिक सेल होती है। साइटोटॉक्सिक सेल इसको रिकॉग्नाइज करती है सिग्नल्स के द्वारा, कोस्टिमुलेटरी सिग्नल्स के द्वारा, है ना। और उसके बाद में ये क्या करती है, साइटोटॉक्सिक सेल्स ग्रेन्जाइम और परफोरिन जैसे केमिकल्स को रिलीज करती है। अब परफोरिन क्या करता है, परफोरिन यहाँ पर जाकर बाइंड कर जाता है और यहाँ से मेम्ब्रेन को क्लीव कर देता है, और इस ग्रेन्जाइम अंदर जाकर साइटोक्रोम सी को एक्टिवेट कर देता है। साइटोक्रोम सी जाकर जो होती है पैक्स और बैक प्रोटीन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो हम बोलते हैं एक प्रकार का फेगोसाइटोसिस पाथवे को एक्टिवेट करता है। फेगोसाइटोसिस जाकर हर सेल के फेगोसाइटोस कर देता है, मतलब सेल को डिग्रेड कर देता है, तो हमारे पास सेल टेस्ट इसके अंदर कहीं भी एंटीबॉडी का यूज किया नहीं गया, एंटीबॉडी का यूज नहीं किया। तो हमारे पास टू टाइप की प्रोसेस होती है। अगर कभी हमारे पास एक्सटर्नल मतलब साइटोसोल के अंदर अगर कभी कोई बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए हमारे पास ह्यूमोरल एंटीबॉडी का यूज किया था। एंटीबॉडी प्रोसेस होती है, एंटीबॉडी जाकर उसके ऊपर बाइंड कर जाती है और न्यूट्रलाइज कर देंगी उस मॉलिक्यूल्स को, जो भी बैक्टीरिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रलाइज कर देंगी, या तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पर जाकर बाइंड करके उसका डिग्रेडेशन कर देगी, है ना। तो और साइटोटॉक्सिक दूसरी मेथड होती है साइटोटॉक्सिक मेथड, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी, जो कि इंटरनल जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसको डिग्रेड करने का काम करती है। मैंने सबको आपको बताया सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, है ना, ये होती है। अगर कभी हमारे पास इनसाइड है सेल के CD4T लिम्फोसाइट्स का यूज किया जाता है, CD4T लिम्फोसाइट का यूज किया जा सकता है। CD4T लिम्फोसाइट जो होती है ये मेच्योर होकर या फिर मॉडिफाइड होकर बोल सकते हैं, मॉडिफाइड होकर जी टाइसोटॉक्सिक सेल ईसी सेल का प्रोडक्शन कर सकती है। ह्यूमोरल साइटोकाइंस का प्रोडक्शन होता है जब भी हमारे पास टी साइटोटॉक्सिक सेल जो होती है आकर उस फेगोसाइटिक सेल के ऊपर मैक्रोफेज के ऊपर जाकर बाइंड करती है और रिकॉग्नाइज करती है। फिर उसके बाद ग्रेन्जाइम्स और परफोरिन का सिक्रेशन करती है, जो मैंने आपको बताया अभी। और एक लास्ट जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है हमारे पास एक्सटर्नल सेल के जितने भी बाहर के हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं इस करने का काम करती है, डिग्रेड करने कंपोनेंट बोल सकते हैं, बोले तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारे पास सेल टॉक्सिक इनसाइड करने काम। Which one of the following graph represent the relative expression of protein of Wnt activated signaling cascade involved during development of embryo? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के अंदर कौन सी प्रोसेस, यहाँ पर क्या दिया है GSK3 और GSK3 बीटा एपीसी और एक्सिन बीटा कैटेनिन का। तो ये एक प्रकार का सिग्नलिंग पाथवे है। मैं आपको सिग्नलिंग पाथवे बता देता हूँ कैसा है, ये पास रखा होगा तो विंट पाथवे, विंट सिग्नलिंग पाथवे। विंट सिग्नलिंग पाथवे क्या होता है, जैसे ही हमारे पास विंट प्रोटीन आकर ये फ्रिजल रिसेप्टर से बाइंड करता है। मैंने अभी आपको ड्रोसोफिला का एक क्वेश्चन समझाया था जिसके अंदर विंट रिसेप्टर के बारे में बताया था मैंने आपको, जिसके अंदर इनग्रेल्ड सेल और विंड सेल, दो सेल हमारे पास एक दूसरे सिग्नलिंग करती है। तो यह विंड जो प्रोटीन आकर फ्रिजल रिसेप्टर से बाइंड करता है। फ्रिजल रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद में प्रोटीन क्या करता है, फोस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेशन करता है, IP3 को एक्टिवेशन करेगा, डेक का एक्टिवेशन करेगा। मैंने अभी आपको एक सिग्नलिंग बताई थी पीछे, कैल्शियम का एक्टिवेशन करेगा, GQ सिग्नलिंग भी यही करता है और ये भी कहीं ना कहीं फोस्फोलाइपेज सी को भी एक्टिवेटेड करता है। कैल्शियम को सिग्नलिंग करेगा, कैल्शियम सिग्नलिंग करने के बाद में जो एक्टिन प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन प्रोटीन है हमारे, इनके प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन हो सकते हैं जो कि एक्टिन के पॉलीमराइजेशन के लिए काम आते हैं। प्रोटीन हमारे पास बनते आता है एक्टिन प्रोटीन, जो कि हमारे पास मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में यूज होता है, बहुत से चीज़ों में यूज होता है। तो एक्टिन के प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो कि एक्टिन के प्रोलिफरेशन को एक्टिवेट करते हैं, है ना। और एक ये रेक रोअर प्रोटीन होता है, रेक रोअर प्रोटीन जो कि साइक्लोस्केलेटन मतलब एक्टिन का ही काम है, एक्टिन साइक्लोस्केलेटन को एक्टिवेशन करने का काम भी आता है। तो ये क्या करता है, जैसे विंट जैसी हमारे पास फ्रिजल रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड करेगा, फ्रिजल रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड करेगा, फ्रिजल रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करने में हमारे पास एक प्रोटीन होता है डिसेल्वेट प्रोटीन। डिसेल्वेट प्रोटीन जो डिसेल्वेट प्रोटीन कैटेनिन को एक्टिवेशन करता है। बीटा कैटेनिन क्या आता है, GSK3 से बाइंडेड होता है, GSK3 बीटा कैटेनिन का इनिबिटर होता है ना। जैसे ही डिसेल्वेट प्रोटीन आकर एक्टिवेट होता है तो ये इसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन कर देता है। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद में GSK3
इससे अलग हो जाता है बीटा कैटेनिन से। बीटा कैटेनिन से जैसे ही अलग हुआ, बीटा कैटेनिन जाकर हमारे पास सिग्नलिंग की प्रोसेस को एक्टिवेट करता है ना। और यहाँ पर बीटा कैटेनिन, GSK3 और एक्सिन, एक्सिन करके ऐसा कुछ प्रोटीन होता है जो कि बीटा कैटेनिन को इनहिबिट करके रखता है। जैसे हमारे पास विंट अगर फिजल से बाइंड होगा, डिसेलेट प्रोटीन एक्टिवेट होगा, बीटा कैटेनिन का एक्टिवेशन होगा, GSK3 को ऊपर फॉस्फोराइलेशन करके इसका इनिबिशन हो जाता है। तो मैंने आपको बताया GSK3 ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेस 3 और बीटा कैटेनिन एक दूसरे के इनिबिटर है ना। मतलब GSK3 जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ बीटा कैटेनिन कम होगा, है ना। जहाँ पर डिसेलेट प्रोटीन ज़्यादा होगा, डिसेलेट प्रोटीन तो बीटा कैटेनिन को एक्टिवेट कर रहा है, डिसेलेट प्रोटीन ज़्यादा होगा तो वहाँ बीटा कैटेनिन का अमाउंट भी ज़्यादा होगा, है ना। जहाँ पर रेक और रोर का अमाउंट ज़्यादा होगा वहाँ पर विंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, विंट का अमाउंट भी ज़्यादा होगा, बीटा कैटेनिन का अमाउंट भी ज़्यादा होगा। मतलब बीटा कैटेनिन भी तो रेक और रोर को एक्टिवेट कर रहा है, इसकी इंटरनल सिग्नलिंग है ना हमारे पास, समझ गए ना। चलो अपन क्वेश्चंस में देखते हैं। मैं आपको पूरी सिग्नलिंग बता दी तो आप तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया है कि रिलेटिव एक्सप्रेशन मतलब GSK3 का अमाउंट भी दिया है इसने, APC और एक्सिन का अमाउंट भी दिया है। और मतलब GSK3 का अमाउंट दिया है तो बीटा कैटेनिन का अमाउंट कम होना चाहिए क्योंकि एक दूसरे का इनिबिटर है, मैंने अभी बताया। तो ये बिल्कुल राइट है ना। यहाँ पर GSK3, APC, एक्सिन और बीटा कैटेनिन दोनों बराबरी के, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि या तो ये कंपोनेंट ज्यादा होगा या तो ये कंपोनेंट ज्यादा होगा, तभी तो एक दूसरे का इनिबिशन प्रोसेस होगी। तो ये तो गलत है भाई, सरासर गलत है। डिसेल्वेट प्रोटीन ज्यादा है और रोक कम है, ये कैसा हो सकता है। डिसेल्वेट प्रोटीन हमारे पास बीटा कैटेनिन को एक्टिवेट करेगा, बीटा कैटेनिन रेक रोर को एक्टिवेट करता है। तो भाई जब डिसेल्वेट प्रोटीन ज्यादा है तो हमारे पास रेक रोर भी तो ज्यादा होना चाहिए। फॉस्फोलाइपेज सी ज्यादा है तो कैल्शियम का अमाउंट कम है। मैंने अभी आपको एक सिग्नलिंग पढ़ाई थी फॉस्फोलाइपेज सी डेग जो PIP2 को फॉस्फोलाइपेज 2 को एक्टिवेट करता है, PIP2 को फॉस्फोइनोसिटोल डाइफॉस्फेट को एक्टिवेट करता है, वो क्लीवेज करता है। क्लीवेज करने के बाद में IP3 और डेक का प्रोडक्शन करता है। डेक जो होता है सोडियम हाइड्रोजन चैनल का या सोडियम पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करता है, IP3 कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट। भाई इन दोनों का ग्राफ तो सेम होना चाहिए हमारे पास, कर दिया। तो इसका आंसर क्या होता है, फर्स्ट है। तो समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायरस इंड्यूस द जीन साइलेंसिंग is the process that take advantage of RNA mediated antiviral defense mechanism. Which one of the following ultimately guided siRNA to degrade the target transcriptional mRNA को। मतलब किसी भी ट्रांसक्रिप्शन mRNA को डिग्रेडेशन करने के लिए हमारे पास एक RNAi मेथड यूज कर दी जाती है। RNAi क्या करता है, हमारे पास miRNA और siRNA के प्रोडक्शन की एक मेथड है। siRNA किसी भी mRNA को डिग्रेड करने का काम करता है, डिग्रेड करने का काम करता है। और miRNA जो होता है ये साइलेंसिंग का काम कर देता है, साइलेंसिंग का काम करता है। साइलेंसिंग मीन्स मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको अभी बताया रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स से मैंने बताया था आपको, एक्टिवेशन और इनिबिशन का भी बताया था, जिसके अंदर एक्टिवेशन के लिए हमारे पास एसिटाइलेशन मैंने बताया था। अपने पास 2 क्वेश्चन है इसके जैसे। अभी मिथाइलेशन का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर मिथाइलेशन होता है तो यहाँ पर इनिबिशन होता है ना। तो miRNA जो होता है मिथाइलेशन को प्रमोट करता है, जो कि किसी भी DNA के कॉम्प्लेक्शन को प्रमोट या फिर इपीजेनेटिक रेगुलेशन को प्रमोट करके कॉम्पैक्ट कर लेता है और उसको इनिबिट कर देता है कि भाई तू अब कोई प्रोसेस मत करे, देखो इंटेक्ट ही रहना है। तो RNA मेथड का यूज इसलिए किया जाता है। या तो फिर हमारा बैक्टीरिया अगर प्रोकैरियोटिक सिस्टम, मैंने अभी यूकैरियोटिक का बताया, प्रोकैरियोटिक सिस्टम में क्या होता है, कोई भी बैक्टीरियल सेल अगर कोई वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड होती है, पहले जैसी DNA हमारे पास उसका DNA RNA जो भी न्यूक्लियर कंपोनेंट होता है वो अंदर इंटर करता है। तो बैक्टीरिया भी हमारे पास ऐसे प्रोसेस करता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्पर RNA मेडिएटेड प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, है ना। तो ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स को बैक्टीरिया किसी भी RNA, किसी भी बाहरी बैक्टीरियोफेज वगैरह ये वायरस से बचने के लिए यूज किया जाता है, जो कि ये क्रिस्पर RNA मेडिएटेड जो होता है ये RNAi मेडिएटेड ही मेथड होती है। तो इसका यूज करके किसी भी अपनी इम्यूनिटी को जनरेट करता है और इसके स्टैंड को अपने अंदर जोड़ लेता है। अपने अंदर जोड़ने के बाद में क्या करता है ये, इसकी जब भी अगर कभी कोई जैसा कोई भी सेम टाइप का वायरस अगर इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो ये जाकर इससे बाइंड कर जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण इसके इफेक्ट को कम कर देता है या तो इनिबिट कर देता है।
तो ये वायरस के कारण ये वायरस अंदर जाकर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो ये एक प्रकार की बैक्टीरिया की क्या हो गई, इम्यूनिटी जनरेट हो गई। तो इम्यूनिटी जनरेट करने के लिए भी आरएनए मेथड का यूज किया जाता है। तो ये एक प्रकार की क्या है, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स मेथड होती है, जो कि किसी की अपनी रिएक्शंस को या फिर आगे कोई भी रिएक्शन को साइलेंस करने का काम करती है, या तो फिर डिग्रेडेशन का काम करेगी, कुल मिला के इनिबिशन का काम करती है। Which one of the following molecular marker type use the combination of both restriction enzyme site and PCR sequence? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट और पीसीआर सीक्वेंस के लिए हमारे पास कौन सा एक मार्कर यूज किया जाता है, तो मार्कर हमारे पास होता है एएफएलपी मार्कर। एएफएलपी मार्कर, एएफएलपी मार्कर क्या होगा हमारे पास, एक प्रकार हम बात करें डोमिनेंट मार्कर और कोडोमिनेंट मार्कर। डोमिनेंट मार्कर हमेशा डोमिनेंट चीज को ही, या फिर जो भी अगर कभी किसी भी स्पीशीज का कलर पिंक आ रहा है, तो इस पिंक आने के कारण जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन, कि भाई डोमिनेंट है, इसके कारण ये दूसरे कलर्स को इनिबिट कर रहा है और खुद के कलर को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसको हम डोमिनेंट जीन बोलेंगे। तो अगर हमको इस कलर को डिटेक्ट करना है तो हम डोमिनेंट मार्कर का यूज करेंगे। अगर हमारे पास कोई जीन जो अगर पिंक कलर का और उसके अंदर थोड़ा मिक्स कलर शो हो रहा है, तो मिक्स कलर शो, तो ये हमारे पास हेटेरोजाइगस स्पीशीज जो भी होती है कोडोमिनेंट मार्कर से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कोडोमिनेंट मार्कर हमारे पास, डोमिनेंट मार्कर कौन कौन पास से पिक है बता देता हूँ। कोडोमिनेंट मार्कर और डोमिनेंट मार्कर की, तो यहाँ पर देखो कोडोमिनेंट मार्कर कौन कौन से होते हैं, डोमिनेंट मार्कर कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास कोडोमिनेंट मार्कर कौन कौन से, डोमिनेंट मार्कर हमारे पास देखो आरएपीडी और एएफएलपी, ये हमारे पास डोमिनेंट मार्कर है ना, और आईएसएसआर, ये तीनों हमारे पास डोमिनेंट मार्कर है। बाकी सारे कोडोमिनेंट मार्कर लाइसोजाइम, आरएफएलपी, एसएसआर, एसएनपी, एसटीएस, ईटीएस, ईएसटी, ये हमारे पास एक प्रकार के कोडोमिनेंट मार्कर से तो हम हेटेरोजाइगस स्पीशीज को भी डिटरमाइन करने के लिए कर सकते हैं। अगला, one hemoglobin molecule contain 4 heme group and can bind with the 4O2 and the reaction of hemoglobin and O2 are shown below. Which one of the following reaction is fastest? fastest मतलब क्या बोल रहा है, किसी भी एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से 4 अपने 2O2 आकर बाइंड, 4O2 आकर बाइंड करती है। 4O2 क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है हमारे पास एक प्रकार का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की 4 सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास जाकर बाइंड करते हैं और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसके अंदर हमारे पास एक हीम ग्रुप होता है चारों के ऊपर, जो कि 4 हर ऑक्सीजन से बाइंड करता है। हीम ग्रुप के अंदर एक प्रकार का हिस्टिडीन रेसिड्यूज होता है, एमिनो एसिड, जो कि ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए किसी भी हीमोग्लोबिन को स्पेसिफिक बनाता है ना। तो अगर ये क्या बोल रहा है, ज्यादा से ज्यादा फास्टेस्ट रिएक्शन कब होगी, जब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाकर बाइंड करेगा। तो भाई यहाँ पर हम रिएक्शन के अंदर देख लो, जहाँ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जाकर बाइंड है 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर O2 जाकर O2 8 बाइंड है, तो यहाँ पर ये आंसर सही हो। फास्टेस्ट तो बोल रहा है भाई, तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंड कराएंगे जब तो हमारे पास रिएक्शन को फास्टेड होगी। Which one of the following is required to anchor and the synaptic vesicle to the cycloskeletal protein the presynaptic टर्मिनल? मतलब क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास नर्व टर्मिनल होती है, हमारे पास एक नर्व टर्मिनल है, न्यूरॉन के नर्व टर्मिनल है, जैसे हमारे पास एक न्यूरॉन होती है, यहाँ पर ये नर्व टर्मिनल होता है, तो मैंने जूम करके बताया है ना, जूम करके बताया है। ये हमारे पास सेल बॉडी है न्यूरॉन की, ये एक्सोन और ये नर्व टर्मिनल, नर्व टर्मिनल। तो नर्व टर्मिनल के अंदर कोई भी वेसिकल्स को, अगर ये नर्व टर्मिनल से सिग्नल्स को बाहर फेंकना है, तो ये एक वेसिकल जो होती है साइक्लोस्केलेटन फिलामेंट बोले तो हमारे पास एक्टिन से जाकर बाइंड करती है। एक्टिन से जाकर एक्टिन मेडिएटेड यहाँ पर फ्यूजन होता है इसका। अब एक्टिन मेडिएटेड फ्यूजन होता है, तो ये एक्टिन से यहाँ पर कौन सा प्रोटीन जो होता है इस वेसिकल्स को बाइंड, तो इसका है साइनेप्सिन। साइनेप्सिन, साइनेप्सिन हमारे पास एक प्रोटीन होता है, और यहाँ पर 2 और प्रोटीन होते हैं, इसका नाम होता है साइनेप्टोटेगमिन और साइनेप्टोब्रेविन। साइनेप्टोब्रेविन और साइनेप्टोटेगमिन 2 प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि वेसिकल से बाइंड करने का काम नहीं करते। यहाँ पर जो ये एक प्रकार के वी स्नेयर है, वी स्नेयर बोले तो हमारे पास लिगेंड का काम करते हैं, लिगेंड्स का काम करते हैं किसी भी रिसेप्टर से अगर बाइंड करने के। तो रिसेप्टर हमारे पास कहाँ प्रेजेंट हो गए, रिसेप्टर हमारे पास जहाँ पर ये वेसिकल फ्यूज होगा वहाँ पर प्रेजेंट होगा। रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, टी स्नेयर कौन कौन से होते हैं, टी स्नेयर हमारे पास होते हैं स्नैप 25 है ना, स्नैप 25 होते हैं हमारे पास, इसका नाम होता है स्नैप 25। और साइनेप्टोटेगमिन, साइनेप्टोब्रेविन
और साइन टेक्सिन, यहाँ पर होता है साइन टेक्सिन। साइन टेक्सिन भी हमारे पास एक प्रकार का टी स्नेयर है। तो ये टी स्नेयर है और स्नेप स्नेप 25, तो टी स्नेयर है और बाकी हमारे पास वी स्नेयर है जो कि इस वेसिकल से इस टारगेट प्रोटीन को जाकर बाइंड करते हैं और यहाँ पर इस टाइप से इसको डिफ्यूजन कर देते हैं। ये हमारे पास ये मेम्ब्रेन है और ये जो प्रोटीन है साइनोप्टोटेग्निन ग्रेविन से जाकर एक प्रकार का ऐसा कॉइल कॉइल स्ट्रक्चर, और यहाँ पर कॉइल स्ट्रक्चर बनाने के बाद में वेसिकल्स को अंदर सेल के अंदर फ्यूज करवा देते हैं। समझ में आ गया आपको? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर साइनेप्सिन है। Vasopressin act on the blood vessels leading to their contraction. Which one of the following signaling cascade will apply to effect the vasopressin? Vasopressin के इफेक्ट को कौन कौन सिग्नलिंग? तो वेसोप्रेसिन जो होता है, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन की बात की गई। वेसोप्रेसिन हमारे पास दो सिग्नलिंग को प्रमोट करता है। वेसोप्रेसिन दो सिग्नलिंग को प्रमोट करता है। वेसोप्रेसिन दो सिग्नलिंग को प्रमोट करता है। एक तो हमारे पास जीक्यू सिग्नलिंग होती है और एक जीएस सिग्नलिंग होती है। जीक्यू मीन्स क्या होता है, ये मैंने आपको IP3 डेक पाथवे भी पढ़ाया पीछे। तो IP3 डेक पाथवे ही हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम सिग्नलिंग को एक्टिवेट करता है, कैल्शियम को बढ़ाता है, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन कराता है, कॉन्ट्रेक्शन कराता है। और इसके अंदर रिसेप्टर जो होता है वेसोप्रेसिन का V1 रिसेप्टर होता है और V2 रिसेप्टर जो होता है या जीए सिग्नलिंग करता है। ये सभी मतलब जैसे ही हमारे पास जाकर 7 ट्रांसमेम्ब्रेन वेसोप्रेसिन जाकर बाइंड करता है तो यहाँ पर G अल्फा यूनिट एक्टिवेट होती है और ये सी अपने एडिनाइलेट, यहाँ पर एक प्रोटीन होता है एडिनाइलेट साइक्लेस, जिसको एक्टिवेट कर देती है। एक्टिवेट करने के बाद में क्या करता है, ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देता है। साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करने के बाद में ये जो यहाँ पर एक प्रोटीन जिसके अंदर R सब यूनिट होती है और C सब यूनिट होती है, रेगुलेटरी सब यूनिट से अगर बाइंड करता है, रेगुलेटरी सब यूनिट जैसे ही बाइंड करता है अलग हो जाती है और ये न्यूक्लियस के अंदर जाकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड होती है और एप्लीकेशन या प्रोसेस के ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट कर देती है ना। तो एक प्रकार की सिग्नलिंग है और इसके अंदर ये किसको एक्टिवेट करती है, ये वाटर चैनल को एक्टिवेट करती है, वाटर चैनल को, जिसको नाम है एक्वापोरिन, एक्वापोरिन चैनल को, एक्वापोरिन को एक्टिवेट करती है, जो कि सिग्नलिंग मीडिएटेड वाटर का एब्जॉर्प्शन करने का काम आता है। कभी भी हमारे पास कोई भी कट लग जाता है तो जैसी वाटर ब्लड हमारे पास उसमें से रिलीज होता है, तो ब्लड रिलीज होने हमारा बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है ये फ्लक्चुएट हो जाता है और इस ब्लड प्रेशर को कम होने के कारण इस ब्लड प्रेशर को वापस से अपने मेंटेन स्थिति में लाने के लिए वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो जो कि V1 V2 रिसेप्टर से होता है। तो V2 रिसेप्टर के अंदर V1 रिसेप्टर से हमारा कॉन्ट्रेक्शन होगा। V1 रिसेप्टर फॉस्फोडाइडल इनोसोडल ट्राइफॉस्फेट कैल्शियम इंक्रीजिंग, ये तो सही है। V1 रिसेप्टर एडिनाइल साइक्लेस को नहीं है, तो V2 रिसेप्टर करता है। V2 रिसेप्टर फॉस्फोडाइडल हाइड्रोक्सी कैल्शियम नहीं है, V1 रिसेप्टर करता है। V2 रिसेप्टर एडिनाइल साइक्लेस CMP डिजायर पर ये हमारे पास इसके लिए होता है वाटर चैनल की बात करी पर यहाँ पर कैल्शियम मेडिएटेड मैंने आपको V1 रिसेप्टर बताया जो कि कॉन्ट्रेक्शन को प्रमोट करता है। कैल्शियम क्या करता है, साइक्लोस्केलेटन को एक्टिवेट करते हैं और साइक्लोस्केलेटन जैसे मसल्स के अंदर साइक्लोस्केलेटन को हमारे पास एक्टिन क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन को प्रमोट करता है मायोसिन। अब अगला क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग मैपिंग 3 जीन ABC in the Drosophila, 3-point test cross carried out in the parental cross was obtained ABC and the genotype double crossover based on the determined order of the gene। मतलब क्या बोल रहा है, हमारे पास एक पेरेंटियल क्रॉस है, पेरेंटियल हमारे पास A है, B है और C है ना, और इसके अंदर A है, B है और C, ये हमारे पास पेरेंट क्रॉस है। अब पेरेंट क्रॉस के अंदर ही क्या बोल रहा है, डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट बोले तो हमारा बीच वाला कंपोनेंट, तो हमारा डबल क्रॉस ओवर ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो या तो हमारे पास ऐसा आना चाहिए भाई A बड़ा B और बड़ा C, और A आना चाहिए, उसके बाद B आना चाहिए, स्मॉल b और स्मॉल c, ऐसा कोई कंपोनेंट आना चाहिए हमारा। तो ऐसा कोई कंपोनेंट तो है नहीं भाई यहाँ पर, तो या तो फिर हमारे पास इसको पलटाना पड़ेगा, इस कंपोनेंट A बड़ा C और छोटा b, A बड़ा B, है ना। मतलब अगर हम इसको आगे पीछे करें, यहाँ पर हमारे पास जीन का ऑर्डर बताना है तो हम इसको आगे पीछे करें, क्योंकि ये क्या है, पेरेंटल है, पेरेंटल है, पेरेंटल है। इसमें से हमने एक बड़ा स्मॉल लिया, एक छोटा ले लिया, एक ए ले लिया, A C B दोनों, है ना। और इसमें से भी हमने क्या कर लिया, एक स्मॉल ले लिया, एक स्मॉल C ले लिया, स्मॉल B ले लिया। अब यहाँ से हमारे पास डबल क्रॉस ओवर तो हमारे पास ये आया नहीं,
अब इसमें से करके देखते ए सी बी ए, है ना, और यहाँ से हमने छोटा सी आ गया, यहाँ पर लार्ज ए, छोटा सी और बड़ा बी, है ना, छोटा सी और छोटा बी। तो यहाँ पर भाई लार्ज ए हमारे पास है, छोटा बी है, छोटा सी है, ये तो सही है भाई, है ना। और ए लार्ज सी और लार्ज बी, ए लार्ज सी और लार्ज बी, यहाँ पर है क्या भाई, लार्ज बी भी है, लार्ज सी भी है, लार्ज स्मॉल ए है, तो ये तो सही है। मतलब इसका टेस्ट क्रॉस का ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारे पास, ए सी बी, मतलब क्या होना चाहिए, ए सी बी। तो फर्स्ट आंसर हमारे पास सही है। मैंने आपको क्रॉस भी करके बताया, है ना। डबल क्रॉस और मतलब बीच के प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा आपको। अभी अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट 3 इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन आर नावन टू govern a coat color in the mice. The genotype of few of the coat color is given below, है ना। इसके अंदर एगोटी का क्रॉस ये दिया है, एगोटी का जो जीन ऑर्डर ये दिया है, ब्लैक का जीन ये तीनों का ये दिया है। What will be the express frequency of albino in the F2 progeny from cross the pure black? प्योर ब्लैक की, प्योर ब्लैक का हमारे पास क्या दिया है, प्योर प्योर ब्लैक विथ एल्बिनो, प्योर ब्लैक का हमारे पास दिया ए बी बी और सी सी, है ना। इसका क्रॉस किसके साथ कराना है हमको, इसका क्रॉस किसके साथ कराना है हमारे पास, क्रॉस प्योर ब्लैक विथ एल्बिनो, एल्बिनो के साथ कराना है। तो एल्बिनो का हमारे पास जहां पर डैश लगा हुआ वो स्मॉल आएगा, है ना, इसके साथ कराना है। और क्या बना रहा है हमारे पास, ए ए बी बी और सी सी, ये बना रहा है। तो अब भाई कैसे बनेगा, तो मैं आपको एक क्रॉस करके बताता हूँ। अगर हम इसका और इसका क्रॉस करें, तो मेरे को ये बताओ, रेसेसिव का क्रॉस करने पर डोमिनेंट स्पीशीज आती है क्या, नहीं, तो ये इसके अंदर कोई भी नहीं आएगा। अगर हम बी बी का क्रॉस बी बी के साथ करा है, मतलब बी और बी का क्रॉस अगर बी बी के साथ करा है, तो यहाँ पर हमारे बी 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 और बी बी, है ना। तो ये क्या है, 1:1, मतलब इसका वन हाफ हाफ आया भाई, तो इसका हमारे पास हाफ आया। सी सी का क्या है, सी अगर स्मॉल सी, तो स्मॉल सी अगर एक लार्ज और एक स्मॉल, लार्ज सी सी स्मॉल, ना, तो ये भी तो हाफ आया भाई। इसका क्रॉस कराने पर इसका भी हाफ आया, ये दोनों का, इसका तो कुछ भी नहीं है, तो इसका तो कुछ भी नहीं है, तो उसका हटाओ। मैंने 1:2 इज इक्वल टू 1:4, तो इसका आंसर क्या आ गया, समझ आया होगा, मैंने क्रॉस कराया दोनों, मेरे को ये निकालना था पेरेंट्स। The distance between the bacterial genus determined from the interrupted mating experiment are measured is unit of the centimorgan में, centimorgan में measure करते हैं हम। During the operation of C2 oxidative photosynthetic cycle, which of the following metabolites is transported from chloroplast to peroxisome में कौन सा मेटाबोलाइट ट्रांसपोर्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ इसका। क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम के अंदर हमारे पास ग्लाइकोलेट ट्रांसफर होता है, क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम के अंदर, तो यह तो हमारा ये आंसर होना चाहिए, ग्लाइकोलेट, यह ग्लाइकोलेट आंसर क्या होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इन द रेट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ ऑफस्प्रिंग मदर शो द फॉलोइंग बिहेवियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर, तो इसका आएगा लीकिंग ऑफ द पप्स। Arabidopsis thaliana seed were planted on the muscarinic spook MS plate with or without the hormonated the medium. Seed were found to germinate late in the hormone containing MS plate as compared to the MS plate without the hormone identified. तब क्या बोल रहा है, हमने दो प्लेट ली, दो प्लेट के अंदर सीड्स को ग्रो कराया। अब एक प्लेट में हमारे पास हार्मोन है और एक प्लेट में हार्मोन नहीं है ना। तो हार्मोन वाली प्लेट के अंदर जर्मिनेशन हमारे पास लेट हुआ और यहाँ पर फास्टली जर्मिनेशन हो गया। मतलब भाई ये हार्मोन जो है, हार्मोन कहीं ना कहीं जर्मिनेशन को इनिबिट करने का काम कर रहा है, और ये हार्मोन एक प्रकार का स्ट्रेस हार्मोन होना चाहिए जो कि इनिबिशन का काम कर रहा है। अब जेस्मोनिक एसिड की बात करें तो जेस्मोनिक एसिड के पास कोई स्ट्रेस हार्मोन तो नहीं है, बट ये रूट की ग्रोथ को रोकता है, रूट की ग्रोथ को रोकता है ना। पर एक यहाँ रूट की ग्रोथ को रोक रहा है, पर यहाँ पर तो जर्मिनेशन की बात की गई, साइटोकाइन जो होता है प्रोलिफरेशन का काम करता है। मतलब भाई यहाँ पर तो ग्रोथ होना चाहिए थी, है ना। ऑक्सिन भी हमारे पास शूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है ना। एब्सिसिक एसिड जो होता है जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। ये इसका आंसर होना चाहिए फोर्थ।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is correct hierarchical sequence of classification of living organism? Living organism का hierarchical classification, domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species। फर्स्ट वाला इसका कोई बताने ऐसी चीज। ब्रेंचियोस्टोमा इज द यूटेरस्टोम्स, क्या है यूटेरस्टोम्स आएगा, यूटेरस्टोम है एंटेरोसिलोमेट, ब्रांचियोस्टोम। यूटेरस्टोम्स क्या होते हैं? यूटेरस्टोम्स हमारे पास वो जहाँ पर जिसका सिलोम का जर्मिनेशन, सिलोम फॉर्म फर्स्ट एनस से हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है एनस साइट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरस्टोम। जहाँ पर हमारे पास फर्स्ट माउथ का फॉर्मेशन ओरिजिन होता है, जहाँ पर ओरिजिन फर्स्ट माउथ का हो वहाँ पर प्रोटेरोस्टोम्स होते हैं, जहाँ पर ओरिजिन एनस से हो तो वहाँ पर ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो पॉपुलेशन साइज ऑफ द बर्ड इंक्रीजिंग फ्रॉम 600 टू 645, मतलब कितनी बढ़ गई? 45 बढ़ गई भाई। किसके ऊपर बढ़ गई? 600 के ऊपर बढ़ी। इनिशियल हमारे पास कौन सी थी? 600। तो अगर हम इसको करें फिर लास्ट जो हमारे पास ये आएगा, हमारे पास क्या होता है? ग्रोथ, है ना। तो अगर हम बोले तो ग्रोथ इज इक्वल टू डेथ रेट, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? ग्रोथ रेट आ जाएगी, ग्रोथ रेट आ जाएगी। तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, है ना। ग्रोथ रेट हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी, जो भी यहाँ पर आएगी, है ना, ग्रोथ रेट यहाँ पर आ जाएंगी। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पॉपुलेशन बर्थ रेट भी दी है, बर्थ रेट हमारे पास 0.5 है, 0.5 से डेथ रेट हमको ज्ञात करनी है। तो डेथ रेट, तो इसके लिए इसको हम क्या करेंगे? डेथ रेट को इधर भेज देंगे, तो 0.5 माइनस यहाँ पर जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उसको रखेंगे। तो डेथ रेट हमारे पास, तो आप चेक कर लेना ना, मैंने आपको सॉल्व करने की टेक्निक्स बता दी है कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। अब ब्लैक लेब्राडोर homozygous for dominant allele BBEE is the cross with the yellow Labrador homozygous, है ना। BBEE का क्रॉस हो रहा है हमारे पास BBEE के साथ। On the intercross the F1 and F2 progeny was obtained in the following ratio 9:3:4। अब 9:3:4 मतलब है भाई कई का ये है जो 9:3:4 जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का क्रॉस है ना, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का क्रॉस है ना। 9:3:4 रेशियो जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन मतलब क्या होता है? प्रोसेस के अंदर बार कि एक वाइट कलर के दो प्लांट लिए और जिसके अंदर F1 प्रोजीनी में हमारे पास रेड कलर का प्लांट आ गया, तो ये रेड कलर का प्लांट था। फिर उसके बाद में अगर कभी हम वाइट से क्रॉस करा रहे हैं, सॉरी वाइट से क्रॉस नहीं, अगर हम इस रेड कलर के प्लांट को इसका सेल्फिंग करा रहे हैं रेड कलर के, इसके साथ ही इसके साथ सेल्फिंग करा रहे हैं दो प्लांट, तो यहाँ पर हमारे पास रेड और व्हाइट दोनों आ रहा है। तो इस क्रॉस को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉस। कॉम्प्लीमेंट्री का रेशियो, सॉरी इसका रेशियो 9:, तो ये जो मैंने आपको बताया है, सॉरी मेरे से गलती हो गई, तो ये जो रेशियो है हमारे पास 9:3:4, ये रिसेसिव एपिस्टेसिस है, रिसेसिव एपिस्टेसिस का क्रॉस है। एपिस्टेसिस मतलब क्या होना, क्या होता है? किसी भी जीन को मास्क करना, मतलब इनिबिट करना, मतलब रिसेसिव जो भी हमारे पास रिसेसिव ये है रिसेसिव, ये और ये दोनों क्या करते हैं? किसी भी डोमिनेंट जीन को इनिबिट करेंगे, इसको करेंगे या तो फिर इसको करेंगे, है ना। तो ये रिसेसिव एपिस्टेसिस वेयर ई एलील इज एपिस्टेटिक टू बी, ई बी को क्यों करेगा? यहाँ पर बी एलील यहाँ पर इनको इनिबिट करेगा बी को, तो ये तो गलत हुआ। डोमिनेंट एपिस्टेसिस तो है नहीं, रिसेसिव एपिस्टेसिस है वेयर ई एलील इज एपिस्टेटिक टू ई, सही है हमारे पास। कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टेसिस जो मैंने आपको क्रॉस बताया ना अभी वाला, कि ये व्हाइट दो प्लांट रेड को बना देते हैं, फिर आफ्टर सेल्फिंग के बाद रेड और व्हाइट दोनों आते हैं, तो इसका रेशियो 9:7 आता है कॉम्प्लीमेंट्री का। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो का जो मैं, और बाकी रेशियो भी मैं आपको बता देता हूँ कि बाकी रेशियो को, एक फोटो मेरे पास वाला डोमिनेंट एपिस्टेसिस का जो होता है 12:3:1, और रेसेसिव एपिस्टेसिस 9:3:4, डुप्लीकेट 6:2,
6:1 क्यूमुलेटिव इफेक्ट का। डुप्लीकेट डोमिनेंट की बात करें तो 51, डुप्लीकेट रिसेसिव की बात करें 9:1, और इसको कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो भी बोलते हैं। डोमिनेंट रिसेसिव इसका 9:3। The present global warming tend to expect the result in the increasing incidence of in the temperate country and support the under। क्या हो रहा है, वार्मर कंट्री जो होता है किसी भी मलेरिया के स्पीशीज को मतलब डेवलप करने का काम कर रही है। तो ऐसा क्यों? हाइगर टेम्परेचर में एक टेम्परेट कंट्री पीपल मोर वल्नरेबल टू डिसीज। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है मलेरिया मतलब हाइगर टेम्परेचर लोगों को ये कर रहा है कि तुम मलेरिया से डिसीज हो जाओ, नहीं। वहाँ पर ऐसा है कि वो प्रमोट जरूर कर रहा है, पर इस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि वहाँ के सारे मेंबर्स को मलेरिया हो, नहीं, ये जरूरी नहीं है। मलेरिया पैरासाइट ग्रो बेटर एट द हाइगर टेम्परेचर के ऊपर। मलेरिया पैरासाइट ग्रो तो कर लेगा, पर ये डिसीज कॉज करना चाहिए। किसी भी पैरासाइट को डिसीज कॉज करने के लिए उसके अंदर के वेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और वेक्टर के वेक्टर को जो स्पेसिफिक अगर कभी रखना है या फिर उसको अगर एक प्रकार का लिविंग वेक्टर जो होता है किसी भी डिसीज के स्पेसिफिक होना चाहिए, और वेक्टर को अगर कभी डिसोसिएशन होने से बचाना है तो उसको एक इन्वायरमेंटल कंडीशन, एक ऑप्टिमल कंडीशन जो कि एक हाइगर टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर। वेक्टर का मस्कीटो स्पीशीज रिक्वायर वार्मर टेम्परेचर प्रोड्यूस। अगर वेक्टर हमारे पास जिंदा होगा तो जो एनाफिलीज मस्कीटोज है इसके अंदर वेक्टर अगर हमारे पास होगा तो तभी मलेरिया पॉसिबल है। पैरासाइट से कुछ नहीं होगा। पैरासाइट के अंदर जो वेक्टर है जो कि मलेरिया का कॉज करने वाला है वेक्टर, उस वेक्टर का जिंदा होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज ऑफ बिग ट्री इन द फॉरेस्ट आर। बिग ट्री जो होता है हमारे पास एक सिलेक्टेड स्पीशीज होती है, ये सिलेक्टेड स्पीशीज जो कि बिग ट्री के अंदर मैं आपको एक रेशो बताता हूँ, के सिलेक्टेड और आर सिलेक्टेड क्या। के सिलेक्टेड आर सिलेक्टेड। आर सिलेक्टेड स्पीशीज जो होती है हमारे पास स्मॉल स्पीशीज होती है, और जो कि स्मॉल फूड की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करती है। इसको स्मॉल फूड की रिक्वायरमेंट है तो फटाफट ग्रोथ करेंगी। अब लार्ज फूड की रिक्वायरमेंट होती है क्या सिलेक्टेड स्पीशीज, तो इसके लिए हमारे पास धीरे धीरे ग्रो करती है। और धीरे धीरे ग्रो करने के कारण क्या आता है हमारे पास ईयरली एक लास्ट स्टेज होती है मेच्योर स्टेज। मेच्योर स्टेज के अंदर ही मेच्योरेशन और रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। लार्ज साइज के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है, स्मॉल साइज के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। एनर्जी यूज करती है टू मेक इंडिविजुअल इज लो, मतलब लो एनर्जी का यूज करते हैं भाई स्मॉल, छोटे कम एनर्जी का स्मॉल, या हाई एनर्जी का यूज करते हैं। मैनी ऑफस्प्रिंग मतलब स्मॉल छोटे छोटे हैं तो छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग को बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को बना लेते हैं। ये एलियर मेच्योरिटी मतलब भाई पहले ही जब ये छोटे छोटे हैं तो ये इनकी लाइफ स्पेन बहुत कम होती है। लाइफ स्पेन कम होने के कारण क्या करते हैं ईयरलियर ही मेच्योर हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन करने लगते हैं, है ना। और ये हमारे पास लेट मेच्योरिटी करती है। शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है, मैंने अभी बताया। लॉन्ग लाइफ स्पेन, ईच इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस ओनली वंस टाइम, एक ही टाइम पे। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं सेमिली पेरस बोलते हैं, सेमिली पेरस बोलते हैं, है ना। इसको इटेरो पेरस बोलते हैं, इटेरो पेरस बोलते हैं। ये हमेशा मोर देन वन टाइम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि इनकी लाइफ स्पेन बहुत लंबी होती है। डेंसिटी डिपेंडेंट होते हैं भाई, अगर हाइगर डेंसिटी हो जाए तो वहाँ का फूड हमारे पास कम हो जाएगा। फूड अगर कम हो गया तो वहाँ पर जो भी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है वो उसके अंदर वो कम हो जाएगी, और वो जो भी हमारे पास सर्वाइवल रेट है वो भी कम हो जाएगा। और इसका टाइप 1 सर्वाइवलशिप कर्व होता है ना, इसका टाइप 3 सर्वाइवलशिप कर्व होता है। अब ये है तो ये लार्ज साइज के सीड भी बनाएंगे क्या सिलेक्टेड स्पीसीज, भाई बहुत लार्ज है तो लार्ज साइज के सीड भी बनाएंगे। लार्ज साइज के सीड के बनाने के कारण ये डिस्टेंस पर हो गए, मतलब अगर कभी एक ट्री की बात करें तो ट्री लंबा होता है, इसके सीड्स यहाँ पर डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पर सीड्स आएगा तो यहाँ पर बनेगा, पास पास नहीं कर सकते लार्ज साइज के। पर इनकी वायबिलिटी कम होंगी भाई, लार्ज साइज का सीड है तो वहाँ पर उसको जो भी बर्ड्स वगैरह ये सब चीज़ें आकर उसको खा सकती है। स्मॉल साइज का रहेगा तो नहीं दिखेगा। तो ये क्या है, ट्री की बात करें, बिग ट्री जो होता है लेटर एज में करते हैं, ईयरलियर एज में तो ये आर सिलेक्टेड स्पीशीज के लेटर एज में करते हैं। द फर्स्ट रिप्रोडक्शन है प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सीड्स, है ना, ये सही है ना। स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज सीड, सॉरी ये गलत है, यहाँ पर लार्ज नंबर में नहीं करते, स्मॉल नंबर में लार्ज सीड का प्रोडक्शन करते हैं। मैंने बताया लार्ज सीड होती है तो इसको खा लेती है, तो इसका होगा फोर्थ वाला, स्मॉल नंबर में लार्ज सीड का।
In very small population, genetic variation often lost thought genetic drift. If the population size in the mammalian is isolated in the 50, मतलब n का नंबर कितना है हमारे पास 50 है, n 50 है, तो इसका फॉर्मूला लॉस का फॉर्मूला क्या होता है 1/2n, है ना, 1/2n। अगर हमारे पास लॉस्ट का हो या फिक्स्ड का हो, है ना, अगर लॉस्ट और फिक्स्ड दोनों साथ में आ जाए तो इसको हम क्या करते हैं 1/4n का फॉर्मूला लगाते हैं ना, 1/2n, तो 1/2 2 इज इक्वल टू 50, 5 10 1/100, मतलब क्या आएगा 0.01, इसका आंसर आना चाहिए। समझ गए, तो सॉल्यूशन ऐसा होता है। एंड मूविंग स्ट्रेट अपॉन एनकाउंटरिंग इन द obstacle may turn either right or left on continue moving to test the hypothesis that direction chosen by random and most appropriate statistical test। तो एक हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक टेस्ट है। Among the following antigens specific to the pathogen, which one of the following is most likely to be ineligible a vaccine which with long lasting host protective effect। long lasting host protective effect हमारे पास वैक्सीन लॉन्ग फैटी एसिड से फैटी एसिड चेन से बना सकते हैं। वो ऐसा क्यों, क्योंकि इसको किसी सिग्नलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी के अंदर आराम से चली जाएगी। सेल की मेम्ब्रेन जो होती है फैटी एसिड से ही मिलकर बनी होती है। फैटी एसिड अगर टेल को हम कभी अगर एज अ म्यूटाजन की तरह एजेंट या फिर वैक्सीनेशन एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं तो ये आराम से अंदर जाकर किसी भी इम्यूनिटी को जनरेट कर सकता है आराम से, इसको कोई सिग्नलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये और हाई इम्यूनिटी को जनरेट कर सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके जल्दी हमारे पास इम्यून सिस्टम को जनरेट कर देगा, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज जनरली यूज टू प्रोड्यूस द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी यूज करते हैं, तो प्रोसेस एमआरएनए कंटेनिंग ओनली एक्सॉन as introduced into the blastocyst stage of embryo। अगर blastocyst स्टेज जो होती है हमारे पास, अगर इसमें अगर हम डाल देंगे कि यहाँ पर हमारे पास एमआरएनए को, तो म्यूटेशन कॉज हो जाएगा, तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो होती है हमारे पास डिग्रेड हो सकती है। डिग्रेड होने के बाद में यहाँ पर कोई भी हमको कोई भी वहाँ पर न्यू एक्सपेरिमेंट या न्यू स्पीशीज का प्रोडक्शन नहीं होगा, हमारे पास एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। द इंटायर फोरिजिंग न्यूक्लियस इज इंट्रोड्यूस इन द न्यूक्लिएटेड अनफर्टिलाइज्ड एग। इंटायर अगर न्यूक्लियस को अगर हम डालेंगे तो उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होंगे जो कि इसके स्पेसिफिक नहीं होंगे। किसी भी अगर हम किसी एम्ब्रियो में डाल रहे हैं डायरेक्ट न्यूक्लियस, तो फोरिजिन न्यूक्लियस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अनफर्टिलाइज एग में अगर डाल रहे हैं भाई न्यूक्लियस डाल दिया तो इसके डीएनए जो होता है इसके स्पेसिफिक नहीं होंगे, तो भाई इसके सारे कंपोनेंट्स को तो डिग्रेड कर सकते हैं, वो म्यूटेशन कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार की कोई ससेप्टेबल टेक्निक नहीं। Desired DNA in the micro injected into the fertilized egg followed by implantation of the embryo is the foster। मतलब भाई डिजायर्ड डीएनए को अगर हम डाल रहे हैं किसी मदर फोस्टर मदर के, आफ्टर उसको मदर में ट्रांसप्लांटेड कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का भाई इसके अंदर चांसेस बहुत कम है म्यूटेशन के, यहाँ पर एक प्रकार का स्टेबल एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं हम। DNA of desired gene is introduced into the animal embryo and implanted foster mother। इम्ब्रियो के अंदर अगर हम इम्प्लांट करेंगे भाई, इम्ब्रियो के अंदर तो म्यूटेशन को कर देगा, म्यूटेशन नहीं भी करेगा तो भाई इम्यूनिटी को जनरेट कर देगा। इम्यूनिटी क्योंकि ये तो आउटर कोई भी बाहरी इन्वायरमेंट का कोई भी मॉलिक्यूल समझ इम्यूनिटी जनरेट कर देगा, और यहाँ पर हमारे रिएक्शन से इमेज हो सकती है रिएक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनफेवरेबल फॉर प्रोटीन फोल्डिंग के लिए, प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए कौन सा फेवरेबल है, तो हाइड्रोजन इंटरेक्शन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन सही है, क्योंकि प्रोटीन का फोल्डिंग करने के लिए इंटर साइड पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, आउटर साइड पर जो होता है हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन होता है। वंडरवॉल इंटरेक्शन भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के है। कन्फॉर्मेशनल एंट्रोपी नहीं, कन्फॉर्मेशनल एंट्रोपी जो होता है ये कोई स्ट्रक्चर, एंट्रोपी क्या होता है, एक अनस्ट्रक्चर जो भी प्रोटीन होता है उसकी एंट्रोपी जो होती है डेल एस हमारे हाई होती है, तो डेल जी जो होता है हमारे पास ये कम होता है ना। जहाँ पर डेल एस हमारे पास एंट्रोपी हाई होती है वहाँ पर अनस्ट्रक्चर होता है, अनफोल्डेड प्रोटीन होता है। यहाँ पर प्रोटीन फोल्डिंग की बात की है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फोल्डिंग के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट कैन फॉर्म NH2 हाइड्रोजन दिस वाटर इज, तो हमारे पास एन के बीच में अगर देखे एच हमारे पास वाटर से H2O 4 बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, HH
एच एच। यहाँ पर हमारे कितने बॉन्ड फॉर्म हुए, 2 3 4, मैक्सिमम 4 बॉन्ड हमारे पास फॉर्म हो। तो अगला, द ऑर्गन रेड्यूला एंड सिटेलियम आर फाउंड इन द, फाउंड हमारे पास किसका फाउंड होता है हमारे पास ये, शायद इसका आंसर मेरे को प्रॉपरली मालूम नहीं है, जैसा मेरे को मालूम है एंटिलिडा एंड मोलस्कस के अंदर है, देख लें। द पेप्टाइड यूनिट सी अल्फा सी सीओ एन सी इज अ प्लानर ड्यू टू, तो रेस्ट्रिक्शन बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक एन बॉन्ड होते हैं यहाँ पर, सी से हमारे पास यहाँ बाइंड होता है एन, फिर इसको हम क्या बोलते हैं ओमेगा से प्रोडक्ट करते हैं साई अल्फा से, और जो कि कार्बोनिल कार्बन होता है, कार्बोनिल कार्बन से हमारे पास सी बाइंड है, इसको हम साई से डिनोट करते हैं, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों बॉन्ड जो होते हैं रोटेट कर सकते हैं, पर ये वाला बॉन्ड रोटेट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण ये रोटेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन अगर हमारे पास होगा सी अल्फा साई के बीच में नहीं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये गलत है। रेस्ट्रिक्शन सी सी एन बॉन्ड के अंदर दिस आर ट्रू, क्योंकि इसके कारण ही हमारे पास प्लानर स्ट्रक्चर होता है। ये रेस्ट्रिक्शन करके हमारे पास कॉल स्ट्रक्चर, रेस्ट्रिक्शन अराउंड सी एन अल्फा नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड इम्यूनो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ पेप्टाइड नहीं। Which one of the following is the most appropriate statement regarding the folded protein? folded protein के लिए कौन सी सही है? चार्ज एमिनो एसिड साइड चेन ऑलवेज ब्यूरिड नहीं, मैं अभी बताया था आपको, ऑलवेज ओनली स्ट्रिक्टली वाले जो भी स्टेटमेंट रहते हैं वो हमेशा गलत रहते हैं। तो चार्ज एमिनो एसिड साइड चेन्स आर सेल्डम ब्यूरिड, दीज आर द ट्रू, क्योंकि अंदर धसी हो सकती है, क्योंकि हमारा चार्ज एमिनो एसिड जो होता है आउटर साइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज अंदर साइड के प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अगर कभी किसी वाटर हम कोई भी चेन को अगर प्रोटीन चेन को डालते हैं तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो होते हैं इंटरनल साइड पे बाइंड हो जाते हैं, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक आउटर साइड पे, इनकी जो आर चेन होती है वो इंटरनल साइड के ऊपर धसी हुई होती है, एक प्रकार की धसी हुई दिखाई देती है, इस प्रकार ये हम। अगला क्वेश्चन, मोलिक्यूल प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लिपिड राफ्ट आर, लिपिड राफ्ट को फॉर्मेशन के लिए स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, जो कि 2:1 के रेशियो के अंदर हमारे पास बाइंड होते हैं। अब स्पिंगोमाइलिन एक प्रकार का तरह का स्ट्रक्चर होता है, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल हमारे पास ये होता है, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर बनाकर एक प्रकार का, ये जो होता है रिसेप्टर फॉर्मेशन के काम में भी आ सकता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो लिपिड और कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक लिपिड राफ्ट बनाता है, और इसको डिटेक्ट करने के लिए हम एंटीबॉडी का यूज भी कर सकते हैं, बॉडी जाकर बॉडी मेडिएटेड डिटेक्शन वाला हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन बी सेट के खत्म हुए, अब अगले लेक्चर में मैं सी सेट के क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू।